पोर्ट्स हैं, नीचे 4 पोर्ट्स हैं। ऊपर वाली 4 पोर्ट्स में पहली पोर्ट हमेशा याद रखें, डीवीआर कोई मर्जी हो, पहली पोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पहली पोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो ए की हो, चाहे वो बी की हो, चाहे वो 5104 की हो। तो इसमें जो पहली पोर्ट है ना, पहली पोर्ट के ऊपर जो है FPS इन्होंने ज़्यादा रखे हैं, 5 मेगापिक्सल, लेकिन 20 FPS। बाकी पोर्ट्स पे ये ऑटोमेटिक 7 FPS कर देगा अगर आप 20 FPS रखेंगे। लेकिन अगर इसी को 15 कर दूं मैं पहली पोर्ट को, तो बाकी सारी भी 15 पे आ गई। ठीक है, तो अगर एक कैमरा लगाना है तो पोर्ट नंबर 1 पे लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसी के नीचे वाली पोर्ट 5 नंबर पोर्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग है। 4 वाले में एक होती है पोर्ट पहली, और जो 8 वाला है उसमें 2 पोर्ट, पहली और 5वीं, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, ये नीचे रो, इसका IC अलग है, इसका IC अलग है, मतलब एक पैनल का जो IC है ना वो 1 के साथ है। ठीक है, पहली और 5वीं पोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों पे 20-20 FPS ले सकते हैं। लेकिन अगर 20 कर दोगे ना बाकी पोर्ट्स पे, ऑटोमेटिकली 7 FPS रह जाएंगे, रेजोल्यूशन वही रहेगी लेकिन FPS कम हो जाएगी। इसी तरह अगर 16 वाला हो गया तो उसमें होते हैं 4 पैनल, पहली और 5वीं, 9वीं, और उसके बाद जो है आखिरी वाले पैनल 13 से शुरू होगा, 13 पहली, 5वीं, 13वीं और 16वीं पोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी, उस पर 20 FPS। हाँ जी जी, पहली, 5वीं, 9वीं और 13वीं, क्योंकि स्टार्ट है ना पैनल का, 4 का एक पैनल मिलता है। अगर आपकी एक पोर्ट खराब हो गई ना, पूरी पोर्ट चेंज नहीं होगी, एक पोर्ट चेंज नहीं होगी, पूरा पैनल चेंज होता है वो 4 वाला। ठीक है, ये भी होता है आपके से ना, ये एक पोर्ट खराब है, पूरा IC चेंज करना पड़ता है उसको, चिप का। ठीक है, तो पहली और 5वीं स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह A वाले की कौन सी है कि पहली पोर्ट अगर आप 2 मेगापिक्सल पे लगाएंगे ना, नेटिव लाइट वाला, तो 25 FPS भी दे देगा पहली पोर्ट पे, पहली पोर्ट पे 25 FPS दे देगा। लेकिन अगर आप 25 FPS यूज़ कर लोगे ना, बाकी पोर्ट पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 10 रह जाएगा या 12 रह जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपको पहली को अगर 15 कर देंगे तो सब पे क्लियर रहेगा। ठीक है, पहली पोर्ट चाहे वो 4 चैनल है, फिर 8 वाले में 2, पहली और 5वीं। ठीक हो गया, इससे रिकॉर्डिंग में भी फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स वही FPS जब बढ़ गए तो फिर रिकॉर्डिंग भी बेहतर होगी ना, फ्लुएंट। एक चीज़ होती है लिटेंसी, लिटेंसी कहती है कि मैं कैमरे के आगे हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, हाथ आ रहा है और कोई जर्क भी नहीं है उसमें, लेकिन लेट आ रहा है, इसको कहते हैं लिटेंसी। अगर हम 16 चैनल लगा पहली, 5वीं, 9वीं, सिर्फ इनके ऊपर कैमरा है, तो हाँ तो स्ट्रॉन्ग पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो 25 FPS पे भी ले सकते हैं जी। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ कोई और नहीं बताएगा आपको। पहली, 5वीं, 9वीं और 13वीं पोर्ट जो 16 चैनल वाले DVR की, वो स्ट्रॉन्ग पोर्ट्स हैं, क्योंकि पैनल की पहली स्टार्टिंग पोर्ट जो है वो IC से लिंक है, और बाकी पोर्ट्स अगर आप इसमें 25 रख लेंगे ना, बाकी पोर्ट्स खुद ही डाउन हो जाएंगे आपको आप ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, अगर इसी को बैलेंस में ले आएंगे तो सारी पोर्ट्स बैलेंस हो जाएंगे। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी नई एडवांस चीज़ की। मैं नहीं चाहता कि यार आप यही देखते रहें हर साल, मैं चाहता हूँ आप इम्प्रूव हो, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ बता के बेचें, जिसमें 50-20 रुपये ना बचे, जिसमें 500 बचे, जिसमें 1000 रुपये बचे, और वो कैसे होगा, बता के बेचने में। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बता के बेचने में आपका हक है कमाना, क्योंकि वो मार्केट में फिर क्या है, उसको किसी ने बताई नहीं है ये काम करना चाहिए, आपने बताइए, उसके साथ टाइम लगाया है, आपका जायज़ प्रॉफिट बनता है कि आपने उसको गाइड किया है कि आपकी सब रिक्वायरमेंट ये है, मैं आपको ये दूंगा और ये आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे फिल होगी डेमो में, यानी जो सही है। ठीक हो गया, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर आपकी सही हुई, आपको कभी मसला नहीं आना चाहिए। हर चीज़ एक ही है, ब्रांड एक ही है, 3 महीने सही चलते हैं, उसके बाद कोई जादू होता है क्या, ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होते हैं, या कैमरे वही, स्विच वही, केबल वही, कैमरे अड़ के चल रहे हैं, कुछ जादू तो नहीं हुआ ना, कुछ हुआ है ना। वो क्या, नई चीज़ को लोड ले लेती है अपने ऊपर, जब हार्ड ड्राइव जाती है ना ओवरराइड पे, सारा काम ख़राब हो जाता है वहीं से। कभी वो 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा, कभी 2 महीने, कभी इवन हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सही हो। अगर आप कस्टमर को 2 मेगा देना चाहते हैं, 2 मेगापिक्सल वाला DVR, ये नो कि आप जो है 2 मेगापिक्सल दे के उसको 1 मेगापिक्सल पे करके चला दें, ये तो चीटिंग है ना एक तरह से। कस्टमर ने 2 मेगापिक्सल के पैसे दिए, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि वो अगर आपसे कह रहे हैं कि 5 मेगापिक्सल का लो, लेकिन मैं DVR अफोर्ड नहीं कर सकता, अब आपने उसको बता के बेचे कि यार चल जाएगा ये, लेकिन इतनी कैपेसिटी पे चलेगा मैक्सिमम। अब आपका सेफ साइड क्या, आपने बता दिया, कस्टमर को गाइड कर दिया पहले। अब वो बाद में ये नहीं कहेगा कि यार ये तो अच्छा मुझे लगा दिया, 5 मेगापिक्सल है ही नहीं ये तो उसको पहले ही बता दूंगा सर 5 मेगा नहीं है, आप 2 मेगापिक्सल वाला ले रहे हैं तो 2 वाला ही DVR ले, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है, जो हमारी X सीरीज है, X सीरीज वो रेजोल्यूशन वही रहेगी कितनी, अभी पता की थी 5 मेगापिक्सल लाइट, रेजोल्यूशन वही रहेगी, रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सारी चीज़ें वही रहेंगी, फंक्शन वही रहेंगे। ऐड ऑन क्या किया हमने, नाम जो है ना X रिप्लेस हो जाएगा I2 के साथ, X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा I2 से। क्या हो जाएगा, I2 से। मॉडल वही है 5104, 5108, 5116, लेकिन क्या हो जाएगा I2 आ जाएगा उसके अंदर, I2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि AI बेस्ड XVR हो गया, AI I आ गया ना, इंटेलिजेंट। और 2 का क्या मतलब कि जनरेशन 2, यानी I पहले भी था महंगा था, लेकिन I2 का मतलब जनरेशन भी चेंज हुई, फंक्शन भी चेंज हो गया। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अब जो है ना मतलब कि X जो है ख़त्म जब होगा ना पूरा ऊपर, तो I2 ही मिलेगा मार्केट में, और कोई नहीं मिलेगा, X वाला दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन भी वही रहेगी, हर चीज़ वही है, नाम में डैश I2 होगा। I2 का क्या मकसद है, I2 में हमने एक फंक्शन दे दिया है फेस रिकग्निशन। अब एनालॉग टेक्नोलॉजी में सबसे लाइट DVR में फेस रिकग्निशन का फंक्शन देती है। क्या होता है फेस रिकग्निशन, एक बंदे की तस्वीर आपके DVR के पास पहले से मौजूद हो, जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा है तो वो पहचान है, सर गुड मॉर्निंग उबैद साहब, DVR आपको बता रहा है कि उबैद आया, इतने % इसकी पिक्चर मैच हो गई है। कितनी बड़ी बात है अगर ये हो जाए हमारे, और हर कस्टमर की अप्रोच में हो, अफोर्डेबल रेंज में, और प्राइस भी चेंज ना हो। अगर ये हो गया तो और ही क्या बात है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा कि DVR वही है X वाला, लेकिन फेशियल रिकग्निशन आ गया, एडवांटेज है ना। अब क्या होगा उसमें, फेस रिकग्निशन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और इसी एक फंक्शन पे ही बिकेगा फेस रिकग्निशन, ठीक है। एक लफ्ज़ होता है फेस डिटेक्शन, एक होता है फेस रिकग्निशन, दोनों में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा को एनालॉग में कैमरा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, भूल जाए कि कैमरा को इंटेलिजेंट होता है, एनालॉग में नहीं हो सकता, चिपसेट ही नहीं है ना उसमें, प्रोसेसर ही नहीं है, डिजिटल प्रोसेसिंग ही नहीं है उसमें। कैमरा 8265 वाला हो ही नहीं सकता एनालॉग में, मैंने देखा है लोगों को 8265 वाला करके बेचना, लेकिन नहीं होता एनालॉग में 8265 कैमरा हो ही नहीं सकता। DVR जो होगा रिकॉर्डिंग वही होगा, कैमरा जो मर्जी लगा, DVR अगर 8264 है ना तो 8264 पे रिकॉर्डिंग होगी, DVR अगर 8265 है तो 5 पे होगी, कैमरा वही होगा B1 821, उसका कोई फ़र्क नहीं है, DVR का फ़र्क है। इसी तरह जो फेस डिटेक्शन होता है, फेस डिटेक्शन का क्या फंक्शन होता है, अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। फेस डिटेक्शन में ये होता है कि आप कैमरे के सामने से गुजरते हुए लोगों का क्या करेगा ये कि पिक्चर लेके उसके फेस की और स्टोरेज में रखता जाएगा, दैट्स इट, फिनिश। क्या करेगा, पिक्चर लेके उसकी तस्वीर खींचेगा फेस की और वो स्टोरेज में रखता जाएगा, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। अभी ट्रेडिशनल अगर मैं कहूँ कि 16 कैमरों का कहीं पे आपने प्रोजेक्ट किया है कोई, और कोई इंसिडेंट हो जाता खुदा ना खास्ता, तो उनको कोई बंदा ट्रेस करना है, ठीक है, उनका गार्ड उनको कहता है सर ये मुझे लगता है सर 2 से 4 के बीच में हुआ है कोई कार्रवाई। अब वो क्या करते हैं, 2 से 4 की पूरी फिल्म देखते हैं 16 कैमरों की, होता कि नहीं होता, एग्री बोले यार, एग्री।
2 से 4 में जब आप उसको रिकॉर्डिंग पे बंदा बिठा देते हैं तो लाइव व्यू भी क्या, लाइव व्यू क्या खत्म हो गया ना, आपका रिसोर्स डेडिकेट हो गया, प्लेबैक देख रहे हैं, लाइव व्यू में कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, 2 से 4 की पूरी फिल्म चाहे वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखनी हो, टाइम तो लेगा ना, 25 मिनट तो लेगा ना। और उसको ये भी नहीं पता किस कैमरे में हुआ ये इंसिडेंट, किस कैमरे में हुआ ये भी नहीं पता। अब फेस डिटेक्शन वाला जब कैमरा मतलब कि DVR लग जाते हैं, इसमें क्या होगा, आप 2 से 4 का फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर, और 2 से 4 के दरमियान में जो बंदे गुजरे होंगे ना, उनके फेस की तस्वीरें आ जाएंगी सिर्फ। जैसे मोबाइल में आप तस्वीरें गैलरी में सर्च करते हैं, यूं करते जाते हैं, आसान है ना, क्या है बंदा। इसमें भी यही हो जाएगा कि 2 से 4 की सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, गार्ड देख रहे हैं सर ये बंदा था, और ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये 5 सेकंड पहले और 5 सेकंड उसके जाने के बाद तक ही रिकॉर्डिंग में ले आएगा, उसका क्लिप ले आएगा उस बंदे का। ट्रैकिंग तेज होगी कि नहीं होगी, इंसिडेंट ट्रैकिंग तेज हो गई, फेस डिटेक्शन का ये फायदा है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक और कंसेप्ट है फेस रिकग्निशन, कि मैंने अहमद को ढूंढना है, मुझे पता चल गया अहमद इन्वॉल्व है, अब मैं उसको ढूंढूं कि अहमद कब आया था, पता चल गया अहमद इन्वॉल्व है, अहमद मेरा एम्प्लॉय है, वो इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट में, वो मान नहीं रहा। अहमद की तस्वीर है आपके पास, ठीक है, अहमद की तस्वीर आप DVR को देते हैं और कहते हैं कि चेक करिए अहमद कितने कितने बजे कौन से कैमरे से गुजरे हैं, वो सिर्फ अहमद का डाटा ला के देते हैं, यानी वो जो पिक्चर्स वाला था उसको भी पास कर दिया मजीद कि स्पेसिफिक सर्च करो। मैंने इस बंदे को ढूंढना है, इस बंदे की मेरे को तस्वीर आ गई, पुलिस ने दी है मुझे कि यार ये बंदा जो है ना इन कार्रवाई को डाल दिया, इसको ज़रा चेक करें, इसकी रिकॉर्डिंग निकाल दें। अब नॉर्मली क्या होगा, फिर वही 16 कैमरों में रेगुलर बैठ जाएंगे फिल्म की तरह, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके सही। लेकिन अब क्या फेस रिकग्निशन वाले में क्या होगा, इस बंदे की तस्वीर मैं डालूंगा DVR को और कहूँगा अपनी सारी प्लेबैक चेक कर, ये बंदे की तस्वीर मैच हुई है कहीं पर तो मुझे दे दें, कितने सेकंड लगेंगे, और ये अगर मिनट भी लग जाए, चलो घंटे वाले काम आप मिनट में हो जाएंगे ना, स्पेसिफिक। ये है फेशियल रिकग्निशन का कंसेप्ट कि मैच करवाना, कंपैरिजन करना, इस बंदे की तस्वीर डाली, रिकॉर्डिंग में डाली और बता दे कि ये बंदा इस वक्त जो है ना इस पैरामीटर में अंदर हुआ है, इस कैमरे ये सब तस्वीर USB के थ्रू और कैमरा हमारा कौन सा होगा, कोई भी कैमरे की बात ही नहीं, DVR में फंक्शन है, वो DVR में जैसे हमारे नॉर्मल एक कैमरा है 5 मेगापिक्सल वाला, ये हमारा डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर पर्सन स्पीड में है या भाग के जा रहा है या कुछ किया, मैं जनरल बता रहा हूँ, रेजोल्यूशन का कंसेप्ट मैं इसलिए फंसा नहीं रहा, मैं कहूँ कि सर 8 वाला ही लें, कि रिजल्ट अच्छा आएगा, इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, ये होगा वो होगा, मैं उस चक्कर में नहीं फंसा रहा, वो आपको मेरे से बेहतर पता है कि अगर आप 2 लगेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, 4 लगेंगे तो कैसा, ये तो हर बंदे की अप्रोच है ना, डिफरेंट अप्रोच है। मैं अगर ये कह के आज चला जाऊँ सर यही चलता है सिर्फ, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर वो सोल्यूशन महंगा हो जाता है, अफोर्डेबल रेंज से निकल जाता है। अब मैंने आपको बताया फंक्शन है, कैमरा चाहे हाई विजन का भी लगा दें ये फंक्शन मिल जाएगा, और इससे बड़ी बात हो सकती है नहीं, वो आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल ये था कि अभी हम एक छोटा कैमरा किस वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हमने 7 फुट की हाइट पे लगाया 1.5 मीटर, जैसे कि है वो पिक्चर जो है वो नहीं ले रहा। जो DVR है ना, अब पहले वाला जो DVR होता था ना फेस डिटेक्शन वाला, वो 1 सेकंड में 1 पिक्चर लेता था। अब जो है वो क्या करते हैं, अभी मैं स्पीड दिखाऊंगा, ये जितने भी बंदे बैठे सबको ये 1 मिनट में ले लेगा, सबको 1 सेकंड में। अब जो DVR आ रहा है उसमें 1 सेकंड में 16 लोगों का इकट्ठा भी झमघट्टा आ जाए, सबकी तस्वीर ले लेगा। ठीक हो गया, हो गया, आपका सवाल जवाब हो गया कि 1 सेकंड में आप 16 पिक्चर, चाहे वो जिस एंगल में भी लगाओ, क्योंकि 16 पिक्चर्स उसने कलेक्ट करनी है। हाँ, ये ज़रूर होता है रिकमेंडेशन में कि जितना स्ट्रेट फेस हो कैमरा ये लगाओ ना, अगर इस तरह तो सामने देख रहे हैं, कैमरा लगाओ, ये लगाओ और हाइट उसका एंगल इस तरह से हो कि वो जो आपका फेस है एरिया पासपोर्ट साइज जिस तरह से होता है उधर जूम करके स्पेसिफिक कर दे कि ये गेट का कैमरा है, तो इधर से जो भी इंटर होता है उसकी तस्वीर आ सकती है। ये अच्छी चीज़ है।
एंट्री एग्जिट तो पूरी दुनिया में होती है ना, चाहे दुकान की हो, चाहे घर की हो, चाहे कहीं भी चले जाओ। एक कैमरा एंट्रेंस पे, एक कैमरा एग्जिट पे हाई रेजोल्यूशन का लगा दें, सही कह रहे हैं आप, 2 मेगापिक्सल लगाएं, 4 लगा दें, क्लोज लगाओ तो 2 भी काफ़ी है। अगर इसी इतने जगह से लेना है तो 2 भी काफ़ी है, ज़रूरी तो नहीं 8 मेगापिक्सल लगाएं, ठीक है। अगर हाँ दूर से लेना है फिर 4 लगा लें। अब उसमें जूम वाला जो आता है, जूम वाला तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसकी, तो कि जितना रखना है उतने दूर तक जूम कर लें, ठीक हो गया। तो फेस रिकग्निशन इज़ द फ्यूचर। और जो है ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो 6000 वाला DVR है वो 16000 का हो जाएगा, नहीं। 6 वाला जो है मैक्सिमम अगर 6500 पे चला जाए आप कहते हैं बिकेगी। और फिर मैं ये भी नहीं कर रहा कि X को साथ चलाऊंगा, मैं तो X ख़त्म कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि हर बंदा वही ले। आप मुझे इस्तेमाल करना की तरह दे दो, खत्म हो गई बात, ठीक हो गया। i2 में हमारे पास जो फंक्शन है वो ये फेशियल रिकग्निशन वाला ही चलेगा। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 चैनल में 1 चैनल फेशियल रिकग्निशन सपोर्टेड है, 4 चैनल में 1 कैमरा फेशियल रिकग्निशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कैमरा कोई मर्जी लगा ले, थर्ड पार्टी हो, एग्जिस्टिंग हो, नया हो, पुराना हो, व्यू होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी क्या हम DVR और 8 वाले में 8 वाले और 16 वाले में 2 चैनल है, 16 में भी 2 और 8 में भी 2 इज इनफ यार। अगर 8 कैमरे का सोल्यूशन और 2 कैमरे एंट्री एग्जिट वाले आप फेशियल रिकग्निशन पे चला दें, आपने अगर एंट्री एग्जिट स्ट्रॉन्ग कर ली ना, बंदा भाग के नहीं जा सकता वहाँ से। अगर किसी जगह की एग्जिट 4 गेट होंगे, 4 कैमरे वाला 2 DVR लगा लें, या IP वाला सोल्यूशन है तो उसमें तो अवेलेबल है ना हर चीज़, ठीक है। मतलब कि कैपेसिटी बता रहा हूँ कि 1 कैमरा 4 चैनल में 1 कैमरा दिए हुए, और 8 और 16 में 2 कैमरे आप फेशियल रिकग्निशन बना सकते हैं। और कितने लोगों की डेटाबेस बना सकते हैं जो डाटा इसको दे दें ऑलरेडी, ताकि वो लाइव व्यू में कंपैरिजन करके बता दे कि बैद आए हैं, उमर आए हैं, फलाना आए हैं, ठीक है। इसमें आप 10,000 लोगों की डेटाबेस बना सकते हैं। 10,000 लोग यानी आपका स्टाफ है, जैसे आप कहते हो स्टाफ जब है ना तो रिकग्नाइज करके उसका डिटेल रखता जाए अपने पास कि अहमद का इतने बजे आया सुबह, इधर से गुजरा, ठीक है। तो अहमद का डाटा सर्च करना है तो सिर्फ अहमद लिखूं और डाटा आ जाए पूरा, ठीक है। इसी तरह 10,000 लोग अपने स्टाफ में आप ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसी केस गाड़ी के नंबर प्लेट भी डेटाबेस में हो सकता है। वो IP का सोल्यूशन है, उसमें हाँ जी अवेलेबल है, लेकिन IP में चलाना पड़ेगा। और जो है ना उसके लिए स्पेसिफिक NVR नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक कैमरा है जिसको ANPR कैमरा बोलते हैं, नंबर प्लेट रिकग्निशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। अच्छा, 10,000 लोगों की तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं कि 10,000 लोगों की तस्वीरें डाल दें। जैसे 10,000 लोग वही आते रहेंगे ना तो उनको रिकग्नाइज करके अपने पास रखते जाएंगे कि अहमद आया, फलाना आया, शाजी है, ये आया। और उसमें कैटेगरीज भी बना सकते हैं 5 तरह की, लाइक स्टाफ है, एडमिन है, 5 तरह की कैटेगरीज में आप 10,000 पिक्चर देख सकते हैं, ठीक हो गया। एनालॉग में तो इतनी कैपेसिटी है, IP लगा भी हुआ है। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है, फेशियल रिकग्निशन NVR से करवा रहे हैं आप, ठीक है। साथ में एक रिले लगा दें, दरवाजे को कंट्रोल करें कि बंदा रिकग्नाइज हो और दरवाज़ा खुल जाए। कितना बड़ा ऑप्शन आ गया कि आपको एक्सेस कंट्रोल से भी जान छुड़वा दी कि आपको सोल्यूशन एक्सेस कंट्रोल करें, फलाना सॉफ्टवेयर लें, ये करें, वो करें, खत्म। कैमरे ने ट्रिगर दिया NVR को, NVR ने दरवाज़ा खोल दिया। एप्लीकेशन है ना, इसको आप घुमा फिरा के कहीं भी लगा दें, एप्लीकेशन बन जाएगी। हज़ारों तरह की तो एप्लीकेशन बन सकती है इससे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल एक और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए क्या हेल्प कर सकता है, आउटलेट में किसी लगाते हैं आप, आउटलेट में या बैंक में लगाते हैं किसी फेशियल रिकग्निशन, उनके कुछ होते हैं VIP कस्टमर्स जिनको वो लूज़ नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि बंदा एंटर हो, हमारा बंदा दरवाजे में पहुंच के उसको हाथ मिला के ग्रीट करेगा। VIP कस्टमर है ना, करोड़ों रुपए का जिसका अकाउंट है, या चेन स्टोर है, एक बंदा हफ्ते में 3 दफ़ा उस दुकान से शॉपिंग करता है, वो VIP हो गया ना आपके लिए तो। अच्छा, अब वो VIP कस्टमर की मैंने तस्वीर डाल दी अपनी डेटाबेस में कि बंदा ये जैसे ही रिकग्नाइज हो ना मुझे इधर आ जाए, और इधर आने के साथ साथ मैं उसको जाके रिसीव करूँ, ग्रीट करूँ, सर क्या हाल है आपका, सर वेलकम सर, उसको पता चल गया ना VIP कस्टमर है।
तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ हो सकता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और ऑप्शन, एक बंदा आपके पास काम करता था, आपने फायर कर दिया उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर आ गया, कैसे आया? अगर वही एक्सेस कंट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं, उसकी डेटाबेस में कर देता हूँ ब्लैक लिस्ट, बंदे को कर देता हूँ ब्लैक लिस्ट, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें कि इस बंदे को जब भी देखो तो मुझे अलार्म दे दो, डी 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 डी, बंदा हिल जाए, यार ये ब्लैक लिस्ट हुआ है बंदा, ये क्रिमिनल है। अब नादरा के हेड ऑफिस में लगा दिया आपने ये सोल्यूशन, उन्होंने कहा कि ये लोग अंदर नहीं आ सकते बिल्डिंग के, तो आपने उनकी तस्वीरें क्या किया होता है, गार्ड को दी हुई होती है, गार्ड चेंज होते रहते हैं, हो सकता है गार्ड पुराना हो तो उसने तो बिगाड़ लिया, यार तुम नहीं जा सकते अंदर, कैमरा को रिश्वत भी नहीं दे सकता और ये भी नहीं कह सकता यार दरवाज़ा खोल दे तेरी मेहरबानी। कैमरे ने डिटेक्ट किया कि ये बंदा बैन है, बाहर ही खड़ा रहेगा वहाँ, और आपको नोटिफाई भी करेगा कि ये ब्लैक लिस्टेड बंदा आया हुआ है दरवाजे पे, इन टाइम पता चल गया आपको, आपने जो भी एक्टिविटी करनी है उसी वक्त करना, पकड़वाने वाले जो भी करना, एप्लीकेशन मान ली ना फेशियल रिकग्निशन, तो कितना बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, और उसी प्राइस में हो जाए तो और क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि वही जो 8 चैनल का DVR ले रहे थे उसमें ऐड कर दिए, कोई खर्चा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इस साल 6 वाला छठो और 10 वाला बेचो, खत्म हो गई ना बात, खत्म हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टॉलर जो है लोगों को ये समझाए कि सर ये बंदा जेड़ा भी आएगा वो चढ़ा जाएगा, वो पाली के नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन, अगर आप फेस रिकग्निशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते हैं घर में लगाना, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है फेस रिकग्निशन यूज़ करने की। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्टूल चाहिए, ओके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को सबको पता है मोशन डिटेक्शन का, पता है ना कि मोशन हो तो रिकॉर्डिंग हो जाए, जहाँ पर आपने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग बढ़ानी होती है वहाँ पे मोशन डिटेक्शन पे लगा देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। धावा ने फर्स्ट टाइम ये की है, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन का कंसेप्ट दे दिया कि मोशन में भी कोई कबूतर बिल्ली कुत्ते की मोशन नहीं चाहिए आपको चाहिए ह्यूमन और व्हीकल गाड़ी, ये दो मोशन आपके लिए इंटेलिजेंट है। जब तक बंदा ना आए ना तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। अब क्या होता है मोशन डिटेक्शन में बिल्ली आ रही है उसको भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दरख्त हिल रहा है ये भी तो मोशन है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हार्ट रेट बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी तरह बारिश हो रही है, वो भी अचानक लाइट ऑन होती है, ये भी मोशन है कि हमने देखी। अब ये सारे जो मोशन के हैं ना, जो पत्ते हिल रहे हैं, दरख्त मूव हो रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंट हो गया ना सिस्टम। जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि 6 टीवी में एक बंदा आपके मुखालिफ आया हुआ है, आप वही काम 1 टीवी में कर रहे हैं। कस्टमर किसको लेकर, 6 टीवी वाले को या 1 टीवी वाले को? लेकिन अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 15 दिन पूरे करते हैं इसको। ये ना हो कि 1 टीवी का दे दें और कहेंगे 15 दिन नहीं हो रहे। ये कमिटमेंट पूरी हो। स्मार्टली इंटेलिजेंट तो यही है ना कि आप 1 टीवी के अंदर उसको 15 दिन किस तरह से इसी तरह देंगे ना कि स्मार्ट मोशन डिटेक्शन पे ह्यूमन और व्हीकल पे लगा देंगे। जैसे कि गाड़ी मूव होगी रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन ये दूसरा एडवांटेज है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज, हम लगाते थे एक कंसेप्ट यूज़ करते थे, चाहे IP हो चाहे एनालॉग में, ट्रिप वायर लाइन क्रॉसिंग का फंक्शन है, एक हाइड्रोजन में नाम आता है लाइन क्रॉसिंग, कि लाइन बना देते हैं कैमरे में, उस लाइन को कोई भी चीज़ टच होती है अलार्म आ जाता है, ठीक है। अब क्या कर दिया, उसमें क्या होता था कि कबूतर बैठा है उसमें भी अलार्म आ जाता है, बिल्ली गुजरे उसमें भी अलार्म आ जाता है। आपका ऑपरेटर परेशान हो जाता है, यार कोई थ्रेट तो नहीं आएगा, कोई बिल्ली गुजरी है पता चला है, कबूतर गुजरा है, कबूतर बैठ गया है उस जगह पर, उसको भी डिटेक्ट करके उसे अलार्म दे देता था। जब हमने स्मार्ट मोशन डिवेलप कर लिया ह्यूमन और व्हीकल वाली, तो लाइन क्रॉसिंग में भी यही कंसेप्ट हो गया है कि ह्यूमन जब तक क्रॉस ना करे अलार्म नहीं देना, इसी तरह गाड़ी जब तक इस जोन में क्रॉस ना करे अलार्म ना देना। तो दोनों भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर बंदा चल सकता है, गाड़ी की तो रास्ता ही नहीं, गाड़ी कैसे घुसेगी यहाँ पर, तो वो अलार्म दे देगा, ठीक है। इसी तरह एक और कंसेप्ट होता है इंट्रूजन डिटेक्शन।
इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है, एक जोन बना दिया, उस जोन में कहते हैं कि यहाँ पर आना मना है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इधर जैसे ही कोई ह्यूमन आएगा तो अलार्म दे देगा, जैसे ही कोई इस जोन में गाड़ी आएगी अलार्म दे देगा। अच्छा, इसी से अगर मैं ये गाड़ी का कह रहा हूँ कि ये जोन बना दिया, इधर गाड़ी है तो मुझे अलार्म आ जाए, तो हम नो पार्किंग भी तो बना सकते हैं इससे एप्लीकेशन कि यहाँ पे गाड़ी खड़ना मना है। आपने वो जोन डिफाइन कर दिया कैमरे में और फिल्टर लगा दिया गाड़ी का, बंदा चलता हुआ चला गया, उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन जब गाड़ी आएगी ना उस जोन में, अलार्म दे देगा। अलार्म में आप हूटर भिजवा लें, उससे कुछ भी करा सकते हैं अलार्म में। ठीक हो गया? तो नो पार्किंग का भी इसी से हो गया हाल। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट है 3 बड़े जो आपको XDR में मिलने जा रहे हैं I2 वाले में। लेकिन याद रखें, तीनों जो है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं फेशियल रिकग्निशन तो सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम नहीं है। IP में है एट अ टाइम, लेकिन एनालॉग क्योंकि प्रोसेसर प्राइस ही वही रखी है ना, ये भी तो देखे ना। ठीक है, तो एट अ टाइम नहीं, लेकिन अगर आप फेशियल रिकग्निशन के लिए लगा रहे हैं तो उसी के लिए यूज़ करें। अगर स्मार्ट मोशन डिटेक्शन के लिए ले रहे हैं तो इस वाले में I2 वाले में सारी की सारी पोर्ट्स पे आप स्मार्ट डिटेक्शन इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा अगर पैरामीटर प्रोटेक्शन यानी लाइन क्रॉसिंग और इंट्रूजन के लिए लगा रहे हैं तो वही चला सकते हैं 2 चैनल। ठीक हो गया? 2 चैनल पैरामीटर चला लें या यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ नहीं कर रहे, या यूज़ कर रहा हूँ, या आप सारे चैनल के SMD यूज़ कर लें, या 1 या 2 चैनल जो स्टार वाले में 1 चैनल फेशियल रिकग्निशन या 8 और 16 में 2 चैनल फेशियल रिकग्निशन यूज़ कर लें, या। ठीक हो गया? ये अब आपके पास नेक्स्ट वीक में आ जाएगा सामान, इधर ही से आपको मिल जाएगा सामान। ठीक हो गया? नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इनके पास ये आप देखेंगे, लगा हुआ देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट्स इसके ऊपर, क्योंकि मैं जो ना रोज़ नहीं आता। उबैद भाई तो आपके पास होंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इश्यूज़ के लिए भी ये होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखिए। आप खुद जब सीख लेते हैं ना तो आप सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ पूछेंगे कि भाई ये नहीं पूछेंगे सर मैं IP कैमरा लेता है क्यों चलता है। आप पूछेंगे सर मैंने IP भी दे दिया, ये भी दे दिया, सर्च नहीं हो रहा। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा ना, ये नहीं पूछेंगे सर ये IP कैमरा चलता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यूट्यूब पे एक चैनल बना दिया दावा टेक्निकल इंजीनियर के नाम से। ठीक है, उसके ऊपर तकरीबन कुछ 100-120 वीडियोस पड़ी हैं कॉन्फ़िगरेशन की, नई प्रोडक्ट्स की, लेक्चर्स भी पढ़े हैं जो मैं करता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं डाल देता हूँ कुछ ना कुछ। ये कोई ऑफिशियली नहीं है, मतलब कि मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन के साथ जो है ना उसमें सबमिट किया था वो लेटर जो मुझे आता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स वीडियोस के साथ हैं, फंक्शन, फंक्शनैलिटीज़, इश्यूज़, कुछ कॉमन इश्यूज़ जो है उनके ऊपर भी बात हुई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल है दावा टेक्निकल इंजीनियर के नाम से। ठीक है, उसमें काफ़ी डाटा आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो वो वहाँ से कंटेंट आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे। ठीक है, क्योंकि DVR नहीं है, फंक्शन वही है, हम यहाँ से दिखाएंगे भी सिर्फ और समझाएंगे भी यहीं से, NVR भी। ठीक है, और मैं वैसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों को ऑब्वियसली IP में कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं IP कैमरा यूज़ करने के लिए, तो बेसिक आप जिस तरह कैमरा ऐड करते हैं जिस तरह NVR को इनिशियलाइज करते हैं वो आप इसके साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इनिशियलाइज पर्पस दावा की जितनी भी नई डिवाइसेस हैं, जितनी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। सिक्योरिटी लेवल जो है ना दावा का बहुत मतलब कि कहें स्ट्रिक्ट है। हमारी जो पासवर्ड रीसेट के मैसेज है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो पॉलिसी है सिक्योरिटी। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ऐसा मैसेज हो तो दावा ना एंज खोलो तो एंज हो जाता है, खत्म हो गई ना सिक्योरिटी। क्या मतलब कि दावा का DVR ऐसे बटन वो ये हो जाता है रीसेट, यानी सबको पता है कोई भी आपकी डिवाइस को आगे छेड़ा यूज करे रीसेट हो जाएगी, सिक्योरिटी खत्म हो गई ना। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनिशलाइज कराने की। जैसे ये अभी आपके भाई करेंगे ना इनिशलाइज, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। एक चीज़ जो कॉमन कहते हैं ना पाकिस्तान में, पासवर्ड भूल गए, और दावा के सिक्योरिटी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अब जो है ना वो उसको कवर अप नहीं कर सकते।
लेकिन उसको टिप्स एंड ट्रिक्स से कर सकते हैं सॉल्व। ये मतलब कि मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, हर दफ़ा यही करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस बना लें उसको, अपनी टीम को बता दें कि यार ये करना है तुम्हें बस, ताकि ये ना हो कि इनका बंदा छोड़ के चला गया सर पास और मुँह पता सी मैं तो रखे ही नहीं, मैंने पता ही नहीं जो भी। पासवर्ड वाली वो जो है ना सेम है, आप जो है ना इनिशलाइज बैच में करेंगे, मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा कि क्या हमने करना है इन फ्यूचर। अभी तो जो जो करते थे ठीक है, अब क्या से चेंज करना है अपनी रूटीन को, इनिशलाइज में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो बैच पे आ जाए स्क्रीन। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे एकदम आईपी कम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, नेटवर्क कमा किस तरह अच्छा ठीक है। तो किस तरह आपने बेसिकली अपने आईपी का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सिंपल है, देखें आपके एनडीआर के पीछे एक पोर्ट है जो आपकी ये लैंड पोर्ट है, इसमें ये लगी हुई है केबल, ठीक है। आपकी ये केबल एनडीआर के पीछे लैंड पोर्ट पर लगेगी और आपकी स्विच में लगेगी, जो आपका पीओई स्विच है जो आप नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आपका कैमरे के साथ ये पोर्ट है, यहाँ से जो केबल जाएगी वो भी आपकी स्विच के ऊपर लगेगी। तो मतलब कि आपका सेम नेटवर्क के ऊपर सेम स्विच के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो अगर दूसरा स्विच यूज़ करें तो दोनों स्विच आपस में भी लिंक होने चाहिए किसी न किसी केबल से। अच्छा आपने कैमरा लगा दिया, आपका एनवीआर यहाँ, आपने एनवीआर को HDMI से यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से तो सबको पता है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। नॉर्मली जब ये यहाँ होता है तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है, तो आप सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करते हैं, आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। बाकी ये इस तरह का कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाहते तो आप उससे यहाँ से लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश है, मैं सोच रहा हूँ इसमें पंजाबी भी डलवा दूँ, बेहतर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन है वैसे, उर्दू या पंजाबी हो जाए अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको पंजाबी या उर्दू तो काम आसान हो उर्दू से ये है कि, लेकिन असल में आपको भी पता है कि जो मेन्यू होती है ना उसमें उर्दू के वर्ड भी इंग्लिश में लिखे होंगे, वो रोमन हो जाएगी ना, रोमन हो जाएगी। पश्तो है ऑलरेडी, फारसी है इसमें, हाँ फारसी है, पश्तो से मिलती जुलती है ना फारसी है, तो इस वजह से। अच्छा तो जो लैंग्वेज के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि ट्रांसलेशन जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए ना, ताकि कि हर मेन्यू का, अब सिस्टम उर्दू में भी सिस्टम लिखा हो तो फायदा क्या हुआ फिर, या तो उसका कोई प्रॉपर वर्ड हो ना, प्रॉपर नाउन हो उसका। नहीं उसमें ऐसा होता है ना, बात लोगों को इंग्लिश के वर्ड पढ़ना मुश्किल। जी, आप मोबाइल में भी ऐसा ही लिखा, अब वो टेक्नीशियन इंस्टॉलर पढ़ सिस्टम तो लिखा हुआ, उर्दू में भी वही लिखा हुआ है सिस्टम, ठीक है। या तो रोमन इंग्लिश हो जाए वो ज़्यादा बेटर, जिसमें हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, वो भी आसान हो जाएगा काम, ठीक है। कि मेन्यू उस तरह के शॉर्ट अंग्रेजी वाले जो वर्ड होते हैं। ठीक है जी, हमने अपना एनवीआर ऑन किया, यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की और हम चले गए नेक्स्ट के ऊपर। नॉर्मली ये डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पे ये आपको एक एग्रीमेंट देता है, आप इसको आई एग्री कर दें, सही है, और नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखें एनवीआर और एक्सवीआर दोनों को इनिशियलाइज करने का ऑलमोस्ट सेम मेथड है, ठीक है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अक्सर हमारा टाइम जोन इस्लामाबाद कराची सेट होता है, लेकिन नीचे हमारा जो सिस्टम टाइम है वो नहीं होता। अब सिस्टम टाइम जब नहीं होता तो हमारी रिकॉर्डिंग में फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका भी 2 बज रहे हैं और आपका जो एनवीआर है उसमें 11 बजे हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग में इशू रहेगा, तो इसलिए आपने यहाँ पे अपने टाइम को एक बार वेरीफाई कर लेना है। फिर आप नेक्स्ट आएंगे, यहाँ से ही आपसे पासवर्ड मांगते हैं कि आप नॉर्मली आपको अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, मतलब डिफरेंट के नीचे आपको बता भी रहा होता है 20 में रख कर आगे करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। एज एन इंस्टॉलर आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख लें और वो क्लाइंट को दे दें, उसको बाद में वो चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग नॉर्मली रखते हैं एडमिन 1 2 3 जो हमारा एक डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, कंफर्म कर दें इसको। अच्छा यहाँ पे कोई हिंट रखना चाहते हैं तो अभी आप हिंट दे सकते हैं, तो जो ही आपका पासवर्ड ओपन करेंगे एक दो दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको हिंट दे देगा कि आपने ये रखा था, अगर पासवर्ड को हिंदी में वो पासवर्ड ना रहे देगा,
हिंट में भी पासवर्ड रखा हूँ। जिस तरह हमारा नॉर्मल स्मार्ट फोन में अनलॉक का एक है, उस तरह आप पैटर्न बना सकते हैं। ये पैटर्न जो है ना कोशिश करते हैं कि आप अपना एक पैटर्न रखें, जो मर्जी हो वो कस्टमर को ना दें, ठीक है। पैटर्न जो है ना वो कस्टमर को ना दें, आप उसको पासवर्ड दें, सिक्योरिटी क्वेश्चन दें, पैटर्न अपने लिए एक रास्ता रखें, ठीक है। लेकिन ये भी ना हो कि वो कह के सर पैटर्न भी मैंने खुद रखना है, ठीक है रखने दें। अगर वो कस्टमर कहता है तो करते हैं। कस्टमर को ये ना कहे कि सर ये ज़रूरी होता है या ऐसे, उसको लगता है कि ये मेरा बाद में चेक ना कर रहा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जो है ना जिससे शदीद इख्तलाफ भी है, वो क्या चीज़ है, कस्टमर की आपने इंस्टॉलेशन की, उसको ऑनलाइन किया DVR को, आपके मोबाइल में आपको किसने हाथ दिया कि रखें? कस्टमर का इंस्टॉलेशन किया है, आपने उसको डेमो दिखाया है, आपको किसने कहा कि उसके घर के कैमरे आप अपने मोबाइल में रखें? ये गलत है, ये चीज़ इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर आपने डेमो दिखाना है किसी को, अपनी शॉप पे ऑनलाइन करें DVR को, अपनी किसी जगह पे रखें ना, किसी के कैमरे देखने का आपको कोई हक नहीं है। ये भी वही है ना, झांके नहीं है ना किसी के घर में, और झांकने वाले की मिनिमम सज़ा जो इस्लाम है वो आँख फोड़ दो उसकी, इजाज़त के बगैर, किसी के कंसेंट के बगैर किसी के घर में झांकता है तो उसकी आँख फोड़ दो, ये सज़ा है उसकी। तो आपको किसने हक दिया है कि आप जो है उसके कैमरे घर के ऐड करके किसी और कस्टमर के पास जाए और उसको दिखा दें सर ये मैंने लगाए थे? भाई अपनी दुकान पे ऑनलाइन कर लो ना, एक सिस्टम 4 कैमरों का लगा के उसको ऑनलाइन कर लो, दिखा दो ये सर डेमो है, 2 मेगापिक्सल, ये ऐसे चलता है, ये रिजल्ट है इसका। दूसरों के घर के मैंने एक जगह देखा 60 बंदों के घर के कैमरे जो है ना उसके पास ऐड हुए हुए हैं। अब मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है, ये गलत चीज़ है, इससे इज्तनाब चाहिए। अगर आपने किसी कस्टमर को दिखाया ना ये चीज़ कि ये देखे सर मैंने ये लगाया था, उस कल को उसको ये भी पता कि मैंने भी किसी को दिखाएगा जाके डेमो के तौर पे, तो उसका तरीका यही सही है, अपनी शॉप पे एक DVR लगाएं, उसको NVR लगाना है, NVR को ऑनलाइन करके अपने मोबाइल में, ये आपकी चीज़ है, डेमो के लिए रख रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट यही है ना कि एक खोल के लगा रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है कि आपके पास जो है उसके कस्टमर को जब आप यूज़र पासवर्ड बता रहे हैं, रख रहे हैं ना, उसका चेंज करना है उससे फर्स्ट 2 में ही चेंज करवाएं कि उसको ये ना हो कि उसको कहे कि ये इस बंदे ने लगाया था, इसको पता है पासवर्ड, सर आप खुद रखें पासवर्ड, ये सही तरीका है, ठीक है। तो ये ज़रूर कहता हूँ कि पैटर्न में जो है ना अगर आप खुद रखते हैं तो रखें, अगर कस्टमर इस पर एग्री नहीं है तो छोड़ दें, उसको कह के खुद रखें सर पैटर्न। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी उसको कह खुद रखें, लेकिन कुछ कस्टमर नहीं पूछते ये सवाल, तो वो कहते हैं पासवर्ड जो रखें हमें बता दें सर, जो आपने चीज़ रखी है वो हमें बता दें, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप स्टैंडर्ड रखते हैं जो आप, मुझे पता है कि AD1 1 2 3 जिधर भी डिवाइस लगे AD1 1 2 3 होता है। ये भी आप सही नहीं है क्योंकि लोगों को पता है, वो पहली ट्राई यही करते हैं AD1 1 2 3। आपका सीरियल लीक हो गया तो आप तो मोबाइल में किसी की भी डिवाइस देख सकते हैं ना, यूज़र नेम पासवर्ड वही है AD1 1 2 3, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज हो, अपना पैटर्न रखें, कोई भी स्टैंडर्ड और कर ले, AD1 7878 कर ले, 9090 कर ले, इस तरह का कोई रखें, ठीक है। पैटर्न जो है ये आप अपना रखें, और अभी बताएंगे कि हम क्या रख रहे हैं, नॉर्मल एल रखते हैं, वैसे भी स्किप करते हैं और स्मार्ट। अच्छा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पासवर्ड तो ये आपसे पूछता है कि ईमेल आईडी बताएं। ईमेल आईडी बताने का मतलब ये है कि कल को अगर रीसेट करना है तो इस ईमेल पे पासवर्ड कोड जाएगा, क्या जाएगा, पासवर्ड कोड, जिससे वो खुल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर दे देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम ये आपसे नहीं पूछेगा ईमेल क्या है। तो कोशिश ये करें कि या तो अपनी कंपनी का कोई एक स्टैंडर्ड ईमेल बना लें कंपनी का, और आपकी सारी टेक्नीशियन इंस्टॉलर टीम को पता हो कि ये मेरी कंपनी का ईमेल रीसेट वाला पासवर्ड है, ठीक है। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे इस ईमेल पे आएगी, तो मेरे पास कोड आएगा, मैं कस्टमर को डायरेक्ट भेज दूँ, वो खुद ही रीसेट कर देगा, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है साइट पर। मुझे पता चला कि लोग पासवर्ड रीसेट करने के लिए सिर्फ बंदा भेजते हैं 500-1000 रुपया, वो दिहाड़ी है। छोड़ दें, छोटे कामों से निकल लें यार, ये छोटी सोच है, 500-1000 कहीं और से कमाइए, 500 का
ये 500,000 ये चिंदी काम छोड़ दें आप सारे, कस्टमर को जो चीज़ बताने वाली बता दें। आपको क्या इसमें फायदा है? आप उसी जो 500 रीसेट है उसमें हो सकता है आप 10,000 का एक नया सोल्यूशन किसी को बेच दें उतनी देर में जितनी में 500 रीसेट करना है, ठीक है। तो 500 रीसेट करने के लिए यहाँ पर अगर ईमेल दे देते हैं कस्टमर का तो कस्टमर तो भूल जाएगा कंफर्म है। तो कोशिश ये करें कि यहाँ पर इसको स्किप कर दें, ऑफ कर दें, ये ऑफ कर दें, ठीक है। ऑफ करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, फॉरगेट पासवर्ड पे, तो वो आपको कहेगा कि ईमेल रखें अपना। तो अब आपके पास एक रास्ता है कि आप अपना ईमेल आप रखें और वो रीसेट के लिए यूज़ हो जाएगा। बचत हो गई ना, एक दफ़ा तो बचा लिया आपने, ठीक है। या फिर कंपनी का ईमेल बना लें, एक info@falaana@gmail.com, एक रीसेट का बना दिया। उसे ये अगर ईमेल नहीं देते, एक क्वेश्चन आंसर है, इनमें से भी अगर आपको याद है खुल जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। 4 मेथड हैं, पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन या पैटर्न जो मोबाइल में जिस तरह पैटर्न होता है, चारों मेथड्स आपके पास है। अब जो है ना कस्टमर चारों भूल जाता है। अब इसका कोई इलाज उस तरह से नहीं है, पुरानी डिवाइसेस का बटन नहीं है, एक्सेसरीज में बटन लगा हुआ है, चलो ठीक है, हो गया। जिसमें बटन नहीं है आप क्या करें, बटन नहीं है, अब या तो फिर लैब में भेजना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेंगे 500 रीसेट पे, टाइम भी है, कस्टमर भी खराब है। इतने में पता लगे उसको चोर पड़े घर में। छोड़ दे, वो तो अच्छा, तो ये ईमेल है ना, ये यहाँ पे इस शॉप पे जो मैं जितना देर बैठता हूँ मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है, लोग ईमेल डालते हैं और भूल जाते हैं। ईमेल डालें ही ना, पहली दफ़ा स्किप करते हैं, ठीक है जी। ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन मिल जाएगा ना कि ईमेल क्या डालना है। तो आपको नॉर्मली जो प्रैक्टिस है कि मैं सभी लोगों को यही रेकमेंड करना है कि आप इसको स्किप करके छोड़ दें, और जब बाद में अगर आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड तो आप उसमें पासवर्ड नहीं सेटिंग आपके पास ऑप्शन रहती है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में अगर वो पूछ नहीं रहा ना, मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, जैसे लोगों ने एडवन 1 2 3 स्टैंडर्ड रखा हुआ है, देखिए मैं ये कहता हूँ AABBCC, मुझे ये याद है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप जो है ना कोई भी स्टैंडर्ड अपने सवाल जवाब रखें, कस्टमर को कहेंगे सर रखें आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है कोई, ठीक है। तो वो याद रहे उसको, जो वो उसमें पासवर्ड डालेगा तो रीसेट हो जाएगा वो उसी वक्त, ठीक है। मोस्टली तो कस्टमर भूल ही जाते हैं अपने सवाल का जवाब, वो फिर सवाल वापस हमें करते हैं कि सर, 4 मेथड आपने उस टाइम लिखा था, बताया मैंने था, लिखा आपने। तो वो भी तो गलत है कि आप उसको पता है सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। कोशिश ये करें बेस्ट प्रैक्टिस पे जाएं ज़्यादा बेहतर। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वही ईमेल वाली। ईमेल वाली क्या है कि अपनी कंपनी का एक स्टैंडर्ड ईमेल बना लें कि वो पता हो आपके जो भी टेक्नीशियन है वो जाए तो उसको पता है कि info@lukmantrader.com डालना है मैंने। उससे क्या होगा, कस्टमर आपको फ़ोन करेगा कि मैंने स्कैन किया है, आपको ईमेल आ रही है, प्लीज़ पासवर्ड भेज दें। आसान हो गया ना, ख़त्म हो गया कि साइट पे बंदा जाके रीसेट करे, ख़त्म हो गई ना बात। उसने कोड ले लिया आपसे फ़ोन पे ही और वो डालेगा और आने देगा। 90% के कस्टमर को ये भी नहीं पता कि मैं रीसेट कहाँ से करूँ, ठीक है। हाँ, वो कहेगा बंदा भेजे, बंदा भेजे सर। बंदा जाएगा तो फिर आप वाली बात है। अब मुझे बताइए, जिसमें आपने 200 रुपये कमाया हो, 1000 रुपये आप इंस्टॉलेशन का लेके आप कहेंगे जो है 10 दफ़ा पासवर्ड रीसेट कर दें, आपने क्या कमाया उसमें? एक जनरल बात है कि कस्टमर इधर से बंदा जाएगा, फ्यूल लगाएगा, उसकी बातें सुनेगा, 2-3 दिन के बाद रीसेट होगा उसका पासवर्ड। उससे बेहतर है कि स्टैंडर्ड बना लें। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। मोस्टली अगर ये कर लेना, स्टैंडर्ड वाले पे चले गए, बेस्ट प्रैक्टिस वाले पे, 90% तक लोग मान जाते हैं, 90%। और आपको पता है कि आपका कस्टमर कहीं और नहीं जा सकता फिर, उसको पता है कि मैं इसको QR स्कैन करूँगा अपने मोबाइल से, कोड इसके ईमेल पे जाएगा और मैं सलमान भाई को कहूँगा सर एक ईमेल आ रही है आपको इससे रीसेट वाले पे, मुझे कोड बता दें। कोड दे दिया, उसे खुद ही कर दिया। या फोन पे भी गाइड हो सकता है ना कि सर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड, व्हाट्सएप आपको हम ये कर रहे हैं, जी जी, और उसके ऊपर लिखा होता है, उसको क्या सर माउस पे है या फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, यहाँ पर ये कोड डालें, खुल जाएगा, फिनिश होगी ना कहानी। बंदा गया, फ्यूल लगा, आपने क्या कमाया, उसने, उसको तो फायदा है, वो तो यही कहेगा कि सर ये हर दफ़ा इसी का खुद ही आ जाए बंदा, ठीक है। तो
बेस्ट प्रैक्टिस से ही करें काम। ट्रिक्स यही है और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये भी भूल जाए ना सारी चीज़ें, फिर ओनली वाहिद तरीका है लैब में जाता है, ओनली तरीका है, और उसमें टाइम भी लगता है। और मैं चाहता हूँ कि लैब में पासवर्ड रीसेट जाना ही नहीं चाहिए, आप खुद करें उसमें। किस तरह पैटर्न लगा लें अपना, सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा लें अपने, या फिर आप जो है ईमेल अपना एक्सटेंडेड रखते हैं, जो भी हो। ऐसे का ईमेल ठीक हो गया, आगे चलिए। अच्छा जी, तो यहाँ से ओके किया हमने। ऑटो चेक अपडेट अगर आपका NVR जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम खुद भी चेक करता है अगर अपडेट्स को आती है इसके ऊपर किसी यूज़र के लिए। नेक्स्ट यहाँ से हम इसके डिवाइस का नेम दे सकते हैं, थैंक्स टू नेक्स्ट सेकंड ये कंफर्म हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे दोबारा आपसे एक पोस्ट है सिस्टम टाइम सेटिंग के लिए इसको करेंगे। यहाँ पे आपकी डिवाइसेज हैं, ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका IP एड्रेस है। नॉर्मली ये अभी डिटेल में आगे आएंगे तो एंटर करेंगे तो बराबर कर देंगे। यहाँ पे अगर इंटरनेट से कनेक्टेड तो यहाँ पे ये आपको ऑनलाइन दिखाता है। नेक्स्ट ओके जी, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारा पूरा जो NVR है वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ऑन हो गया। अब ये रेडी है हम क्या करने के लिए, इसके ऊपर डिवाइसेस ऐड करने के लिए क्या किया हुआ मैंने एक कैमरा इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट किया हुआ है। आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया कि कैमरा P स्विच के साथ रहेगा, NVR P उसी स्विच पे होगा, मतलब दोनों का नेटवर्क सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ मेन मेन्यू में गया तो यहाँ मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन नजर आएगा वो कैमरा नजर आएगा। कैमरा में जाऊँगा, यहाँ पे सर्च आ रहा है, मैं सर्च करूँगा। ठीक हो गया। अब मैं सर्च करूँगा लेकिन मुझे कोई भी नॉर्मली मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वजह है क्यों नहीं आएगा, अब ये भी डिफ़ॉल्ट पे और कैमरा भी डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट पे 192.168.1.108 दोनों की सेम IP चल रही है। अक्सर लोग ये कैमरा लेके जाते हैं, बाद में कॉल करते हैं कैमरा सर्च नहीं हो रहा। इसलिए सर्च नहीं होता कि दोनों की सेम IP है और नेटवर्क के अंदर आपका वो डिफरेंट है। अच्छा, अब इंस्टॉलर लेवल है, IP एड्रेस क्या होता है किसी को नहीं पता। IP एड्रेस क्या होता है ये तो पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी पता चल गया कि है, लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। IP एड्रेस होता है, नेटवर्क है एक आपका, उस पर एक डिवाइस की पहचान उसका IP एड्रेस होता है। जैसे मैं अगर मजमे में खड़ा होकर कहूँ कि ये लड़के सारे मेरी तरफ देखेंगे क्योंकि मैंने किसी को बुलाया नहीं है, नाम नहीं लिया किसी का। IP एड्रेस भी यही चीज़ है कि नाम उस डिवाइस का, कि मैं कहूँ ओए कैमरे सारे कैमरे मेरी तरफ आ जाए कि भाई किसको बुला रहे हैं, तो मैं जिस IP को हिट करूँगा तो वही जवाब देगा, उसका नाम है वो, उसकी आइडेंटिटी है यूनिक। ठीक है, अगर सेम है तो मतलब कि एक को पहचान रहा है दूसरी को पहचान ही नहीं रहा। ठीक है, अब जैसे उबैद है, दोनों हम उबैद है, हमारे दोनों का नाम उबैद है, वो पास आ गया तो जी वाले को पता ही नहीं चला। अब ये भी उबैद है, मैं भी उबैद हूँ। ये O से लिखता है, ये O से लिखता है, मैं U से लिखता हूँ, लेकिन आप बुलाएंगे तो लेकिन दोनों देखेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना उबैद जूनियर, तो इसका मतलब मुझे बुला रहे हैं आप। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी पहचान करने की नेटवर्क के कि डिवाइसेस जो लगी हुई हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, नाम से। कि सलमान भाई तो सलमान भाई सुनेंगे, उबैद भाई उबैद सुनेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 192.168.1.1 तो वही एक वाला आ जाएगा जी, क्या पूछना है। ठीक है, तो ये यूनिक आइडेंटिटी होती है एक कैमरे की, उसकी पहचान होती है नेटवर्क पे, उसको सर्च करने में, उसको ढूंढने में और उसको कन्फिगर करने में। ठीक है जी। तो अभी जो दोनों जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में जो दावा की मैक्सिमम जो डिवाइसेज हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो यही रहेगा। ठीक है, XDR है, NVR है, कैमराज है 192.168.1.108। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने NVR का जो है ना वो IP एड्रेस चेंज करना है। तो हम जाएंगे नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे ये देखिए आपको नजर आ रहा है 192.168.1.108। यहाँ पे मैं इसके मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे सेटिंग की है, यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं इसको डिलीट को लॉन्च कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए ज़रा, जब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हम बात कर रहे हैं अभी 10 कैमरों की, 15 कैमरों की, 20 कैमरा तक की, सही है कि जहाँ पे जो हमारा छोटे स्विच है, जब बड़े स्विच आते हैं तो ये नेटवर्क आगे डीप है, इसमें आप कर सकते हैं। अब हमने ये करना है कि 192.168.1 ये सेम रहेगा, NVR की भी सेम रहेगा, कैमरे के लिए भी सेम रहेगा। तो ये चीज़ है ना, अगर NVR है ना 111 तो कैमरा कितना होगा 112, अगला कैमरा कितना होगा 113, 114, मतलब कि हर कैमरा की एक एक करके उसका डिफरेंट होगा। अगर ये सेम होगा मतलब मैंने दो डिवाइसेस सेम पे कर दी तो दोनों का IP कॉन्फ्लिक्ट आपका नेटवर्क के अंदर इशू आएगा, कई दफ़ा चलता भी नहीं है, ना NVR चलता है ना आपका कैमरा चलता है। ठीक है,
सबनेट मार्क हमेशा इस आईपी के लिए हमारे पास सबनेट नहीं रहता है, तो 255 इसको आप स्टैंडर्ड वाले यही हमेशा लिमिट यही रहता है, और ये गेट पे हमारा भी यही रहता है। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको किया जी अच्छा, अगर मैं DHCP यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है DHCP, अगर मैं DHCP करता हूँ और मेरा जो NVR है राउटर के साथ लगा तो राउटर से ठीक है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम स्टैटिक IP पे करते हैं, स्टैटिक IP पे जब लोकल IP नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग इसको अलग IP देते हैं, इसको मतलब रेंज सेम होती है। आगे IP मैंने आपको समझाया कि इस तरह डिफरेंट है, ये 111 होगा, ये 112 होगा, फिर 113 इस तरह का। ये भी करें, अप्लाई करेंगे, बैक जाएंगे, वापस सर्च करेंगे क्योंकि हमारा कैमरा अभी तक नहीं आया। सर्च करेंगे, सर्च करें, मेरे पास यहाँ पे मेरा कैमरा यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह यहाँ से और इसको इनिशियलाइज करूँगा। अब यूज़ लोकल पासवर्ड एंड ईमेल। अब देखें कैमरा खुद जिस तरह हम NVR को ओपन करते हैं, इस तरह हम जो IP कैमरा होता है उसको भी एक्सेल खुद ओपन कर सकते हैं। लैपटॉप लगा के, कंप्यूटर लगा के खुद एक्सेल उसका अपना वेब एडिटर कर सकते हैं, और उस पर अपना पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं, इस तरह NVR पे या XDR पे करते हैं। अब ये जो ऑप्शन दे रहा है यूज़ लोकल पासवर्ड ईमेल, वो इसी NVR का जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वही कैमरे का हो जाएगा उसमें, अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आप कैमरे का अपना एक्सेल एक अलग से यूज़र नेम पासवर्ड भी आप उसको पासवर्ड दे सकते हैं। ये याद रखिए कि अगर आपने सेम सेलेक्ट किया ना, तो अगर DVR का बोल गया तो ये NVR का बोल गया तो कैमरे का नहीं गया। अच्छा नेक्स्ट, ये जो एडमिन 1 2 3 वाली लॉजिक है ना वो इसी का। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसका IP एड्रेस है, ये मुझसे पूछ रहा है आपकी IP एड्रेस में इसका चेंज करना है, तो ऑफिस का हमने 111 रखा है तो इसको 112 रख देते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अब NVR खुद इनिशियलाइज कर रहा है डिवाइस को। ठीक हो गया। अब देखें डिवाइस इनिशियलाइज हो गए, तो हमारे पास डिवाइस क्या होगी, इनिशियलाइज हो गई। हम इसको और यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर फेल होगा तो यहाँ पे फेल में देगा, और अगर सक्सीड होगा तो और फेल ज़्यादातर इस वजह से देता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ IP आ रहा है कि सेम डिवाइसेस का IP ना हो। अच्छा ये चीज़ अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी इनिशियलाइज होगी डिवाइस, अब इसको हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास अगर 10 कैमरे, 8 कैमरे, 9 कैमरे, जितने भी कैमरे हम उसको यहाँ से यहीं से उसको सजेस्ट है। नॉर्मली जब लोग इसलिए भी डरते हैं IP कैमरा लगाने के लिए कि शायद लैपटॉप चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारे फीचर इसी के अंदर मौजूद है, हमें सिर्फ उसको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, और इसको मैं ऐड करूँगा। पहले दोबारा सर्च किया तो वो 108 में चल रहा था। ठीक है, अच्छा ये ग्रीन लाइट नॉर्मली हमारे SVR में भी इस तरह होता है कि जो कैमरा चल रहा होता है उसका स्टेटस हमारे पास यहाँ पे ग्रीन होता है, और जो नहीं चल रहा होता है उसका स्टेटस हमारे पास रेड होता है। तो अभी हमारे पास भी कैमरा हमारा ऐड हो गया। अगर मैं इसको लाइव व्यू में देखूँ तो मेरे पास ये कैमरा यहाँ पे आ गया। सही हो गया। दूसरी चीज़ है, अगर हम NVR को DHCP पे चला रहे हैं नेटवर्क पे, तो जब आपने कैमरे को मॉडिफाई किया तो स्टैटिक की जगह DHCP पे जाएंगे तो वो गेट पे सेम ले लेगा खुद ही। तो एग्जैक्टली अगर आपका राउटर के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है और या DHCP के किसी जो DHCP सर्वर भी होता है, राउटर खुद भी DHCP लेता है, तब वो खुद ऑटोमेटिकली लेता है। मतलब NVR तो ले लेगा, लेकिन कैमरे को जब आप मॉडिफाई करते हो तो वो भी ले लेगा साथ। देखिए जिस तरह जो नेटवर्क डिवाइस है ना, जिस तरह NVR की अपनी एक सेटिंग है ना पूरी, इस तरह नेटवर्क कैमरे के अंदर कैमरे की पूरी अपनी सेटिंग है। जिस तरह आप NVR को एक्सेस करते हैं ना, अगर आप कभी आपने अगर कंप्यूटर पे इसको ओपन किया हो, वेब पेज पे ओपन किया, अगर आप अपना नॉर्मली वाईफाई से कनेक्ट करके तो अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाके इसका IP हमारे करेंगे तो इसका राउटर नहीं ओपन होता, इस तरह पूरा NVR ओपन होता है। इसी तरह कैमरा भी ओपन होता है पूरा, उसकी पूरी सेटिंग आती है आपके सामने, नेटवर्क की पूरी सेटिंग होती है। आप इंडिविजुअल वो एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है जी। एक और चीज़ बहुत जी जी, अगर यही दावा का कैमरा मैंने हाई विजन के NVR पे लगाया है, गेटवे दोनों का सेम है NVR का भी और कैमरे का भी, लेकिन दावा का कैमरा NVR पे देखिए प्रोटोकॉल्स हैं।
सही। जो दावा वीडियो ट्रांसमिशन के लिए अपना प्रोटोकॉल यूज़ करता है। अब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस, हम कहते हैं ऑन व्हील। तो जब आप दावा के ऊपर जाके हाई विजन को ऐड करते हैं तो आपको कैमरे के ऊपर ऑन व्हील सेलेक्ट करना पड़ता है और वो डिवाइस ऑन व्हील सपोर्टेड होनी चाहिए। सही। मतलब आप इवन के सैमसंग का भी हाई विजन के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा या दावा के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन वो जो सैमसंग की डिवाइस है वो ऑन व्हील सपोर्टेड होगी, तो हमें प्रोटोकॉल ऑन व्हील जो है ना वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं होती नहीं होती तो फिर नहीं आपका नहीं ऐड किया। इनका आपस में प्रोटोकॉल और कुछ डिवाइस कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो थर्ड पार्टी डिवाइस लैपटॉप से कॉन्फ़िगर करके हम उसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा DVI और CVI का भी वो साथ में वो दे रहा होता हाँ, है। वो एनालॉग में होता है या हम आई पी की बात करें। अब देखें आगे जब जो मैं वही आपको कराऊँ नेटवर्क आगे बहुत डीप जाते, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम कर रहे हैं। वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग आपको कर रहे हैं कि आप लोग जो लोग IP लगाने से डर रहे हैं वो डरे नहीं, बल्कि IP लगाना शुरू करें। IP इजी भी है लगाना और इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हमारे पास नहीं आते हैं। सही है जी। तो हमारे पास कैमरा अभी लाइव व्यू में आ गया और उसके बाद वैद भाई ने शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, H.265 रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, तो आप उस पर जाते हैं और उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो कहाँ पे हमारे पास है। मैं चला गया मेन्यू में चला गया मैं कैमरा में मैं देखिए मेरे पास सबसे पहली चीज़ आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चला गया इमेज के अंदर। अब ये D1 है और यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस जो नॉर्मली हम लोग ब्राइटनेस आ गई, कंट्रास्ट और इंस्टॉलेशन यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे बैक लाइट यहाँ पे बैक लाइट मोड हमें दे रहा है, DLC दे रहा है, WDR दे रहा है और HLC दे रहा है। अब ये कुछ फीचर्स हैं कैमरा के अंदर। अब ये फीचर क्या है और इनकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं PLC को। PLC जो एप्लीकेशन है इसे हम कहते हैं बैक लाइट कंपेंसेशन। अब इसका जब ये फीचर हम ऑन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पीछे मेरे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर लाइट आ रही है, सही है कि नहीं, और टारगेट हो कैमरे का और कोई चीज़ वाजे नहीं है, सही है। जब मैं PLC का मोड ऑन करूँगा तो क्या करेगा कैमरा, क्या करेगा, पीछे वाली लाइट को कंप्रेस कर देगा। जो मेरी पीछे वाली लाइट अभी हम इसको ट्राई भी करके देखते हैं। ये PLC ने किया, मैंने अप्लाई किया, वो जो भी पीछे इसको इसने क्या किया, इसके अंदर इसकी चेंज कर दी। लेकिन अब ये नॉर्मली ऐसी जगह पे तो जहाँ पे लाइट आपके टारगेट के पीछे बैक एंड पे आ रही है, वो क्या कहता है पीछे वाली लाइट को कंप्रेस करके टारगेट को क्लियर करता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसी के अंदर इसके पहले मैं WDR से पहले HLC करूँगा। HLC कहते हैं हाई लाइट कंपेंसेशन। आपने कैमरा लगाया हुआ है, सामने से गाड़ी है या गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है, नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही, तो आप हाई लाइट कंपेंसेशन का फीचर यूज़ करते हैं। ये कंप्रेस करता है, ये नहीं करता ये कंप्लीट 100% क्लियर कर देता है, लेकिन किसी हद तक जो है ना वो इसको टारगेट को क्लियर करता है। अब ये दोनों फीचर है ना BLC और HLC, इसमें ये दोनों से टारगेट को क्लियर करेंगे आपको। मैं टारगेट को सिर्फ मुझे क्लियर करेंगे, बाकी सारे इन्वायरमेंट को कंप्रेस कर देंगे। दरमियान में एक फीचर है WDR। जब हम WDR इनेबल करेंगे तो ये पूरे फ्रेम के ऊपर इक्वली जो है ना वो अप्लाई होगा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ WDR तो जब हम WDR करते हैं वाइट डायनामिक रहे तो ये जितना टारगेट जितना पूरा फ्रेम होता है उस सारे को ये क्लियर करते हैं। सिंपल अगर मैं ये WDR इसका इनेबल है, इसमें हर चीज़ जो है ना वो आप ये देखें, ये दावा भी इवन की यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी चीज़ों के अंदर अगर ये टारगेट है तो ये टारगेट क्लियर होंगे, बाकी चीज़ें उस पर क्लियर नहीं होंगी, लेकिन WDR के अंदर पूरा फ्रेम जो आपका क्लियर होगा। ठीक है जी, इनकी समझ आई आपको ये तीनों क्या चीज़ें ये हर कैमरे के अंदर होती हैं। और अक्सर लोगों का ये इशू रहता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, एक साइड क्लियर नहीं है, क्योंकि मे भी कोई फीचर इनेबल हो, मे भी कोई फीचर डिसेबल हो, तो आपको आगे कैमरे के अंदर ये देखना होता है। और ये एनालॉग कैमरास के अंदर भी ये कुछ फीचर्स हैं। जैसा कि नेम प्लेट है, गाड़ी गुजरी है, उसकी स्पीड एक नॉर्मल 40 या 50 या 100 है, ठीक है। तो जब ये हमने ये इसको W डाल रहे हैं WDR या ठीक है, उस पर लगाया हुआ है, तो उसको नेम प्लेट को एग्जैक्ट वो वाजा थोड़ी सी कर देगा, जो आप शटर स्पीड भी चाहिए ना उसको। हाँ एग्जैक्टली, इसके लिए WDR का फंक्शन पॉइंट मैटर नहीं करता। इसके लिए शटर स्पीड, एक्सपोजर सेटिंग, फ्रेम पर सेकंड, ये तीन चीज़ें वो फिर आपको बढ़ाने पड़ेंगे उसको। आपका कैमरा इतना स्पीड ये तो बहुत एडवांस लेवल है। 40-50 का 40-50 तो बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। जैसे आप 16 है उसको बनाने के लिए शटर स्पीड हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ कैमरा की अब ये चीज़ लिखी है 3D NR 3D नॉइस रिडक्शन। अच्छा, इस ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये फ़ौरन समझ नहीं आती चीज़ें। सही। ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये फ़ौरन हर बंदे की समझ में नहीं है ये चीज़ें।
आप इनको खुद टेस्ट करें, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ इंस्टॉलर के लिए, जो है ना मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी इंस्टॉलर ट्रेनिंग। इंस्टॉलर ट्रेनिंग में बहुत सारी बेसिक लेवल पे चीज़ें समझाई, ठीक है। आपको जो है ना 2-2 घंटे का लेक्चर है एक, ठीक है। और उसमें करके दिखाएंगे सारी चीज़ें कि फ़र्क कैसे, डिफरेंस कैसे होगा, ऑडियो कैमरे की कैसे, एनालॉग की भी और आईपी की भी ऑडियो कैसे इनेबल करते हैं, ये वाला मेन्यू एनालॉग में कैसे खोलते हैं, एनालॉग में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसकी जो है ना आप जो है ना वीडियो आप अगर सर्च करें ना इंस्टॉलर, उसमें धावा इंस्टॉलर ट्रेनिंग डे 1 में ITCVI की ट्रेनिंग है, डे 2 में IP की है, और तीसरे नंबर पे जो है ना वीडियो डोर फोन की है, ठीक है। वीडियो डोर फोन के है कि इंटरकॉम सिस्टम और उसकी ट्रेनिंग है। तो वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक एक फंक्शन को एक्सप्लोर भी किया हुआ है और लाइव व्यू में दिखाया हुआ है कि कैसे करना है। यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है आपने? धावा टेक्निकल इंजीनियर के नाम से, यूट्यूब पे? जी यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये जो है ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे मेरा मतलब कि अगर कोई गलत भी चीज़ है तो मेरा एम्प्लॉयर उसमें लर्निंग के लिए काफ़ी जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो है ना आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इंस्टॉलर जो है वो एक दफ़ा लाजमी सुने, वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। अगर मैं ये ना कहूँ 80% तो 70% मसले वहीं से हल हो जाएंगे आपको कि अच्छा ये ऐसे होता है। जैसे पासवर्ड वाली चीज़ें मैंने रिपीट किया ना आज, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी हुई हैं, करना कैसे है, कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक दफ़ा लाजमी सुनिएगा। उस हिसाब से तो जो ये आप बना रहे हैं ये भी ये लुकमान भाई का बड़ा अच्छा है, ये यूट्यूब पे जाएगी, फेसबुक लाइव पे आ रहा है। अच्छा वैसे वो फेसबुक लाइव पे जाता है ना हमेशा। अच्छा ये तो हमारे पास अच्छा तो इमेज में हम चीज़ ये कहते हैं 3D एंड नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन की चीज़ होती है कि कभी आपको उसके ऊपर डॉट अंधेरा होता है ना, जिस टाइम कभी कैमरा लगा हो IR हो तो वो एकदम उसके ऊपर डॉट्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या होता है जी, नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए हम उसको नॉइज रिडक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओवरले के ऊपर। यहाँ से आप कैमरे का नेम और उसकी डेट, अगर आपको यहाँ पे डेट डिस्प्ले करनी है, अक्सर भी ये लोगों को होता है, वो कहते हैं यार वो कैमरे के ऊपर नाम लाना है बताएं क्या देखा। तो ये आपको ओवरले का ऑप्शन है, यहाँ से आप टाइटल देंगे या टाइम देंगे तो वो उसके ऊपर वहाँ आपके कैमरे की लाइव के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। फ्रंट पे लगाया, बैक पे लगाया, तो अगर IPC लिखा हो तो उसमें पता नहीं चलेगा मेन गेट है, फ्रंट गेट है, बैक गेट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे जितना भी हमारी सेटिंग है वो इम्पोर्ट की सेटिंग है, और ये इस सेटिंग से हमारी रिकॉर्डिंग भी मैटर करती है, लाइव भी मैटर करता है। अच्छा ये यहाँ पर मैं एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बताता हूँ जो आप लोगों के लिए टिप भी है, ट्रिक भी है, बेस्ट प्रैक्टिस भी है। NVR का एब्रीविएशन क्या होता है? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। DVR का क्या होता है? डिजिटल व्यूअर तो है नहीं, फिर हम लड़ते क्यों हैं कि रुक के चल रहे हैं। अगर उसका मकसद उसके नाम में लिखा हुआ है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, व्यूअर तो है ही नहीं। अगर ये व्यूअर होता तो क्या होता? NVV होता, DVV होता, डिकोडर होता, ठीक है। ये तो है ही नहीं, तो फिर हम क्यों करते हैं कि यार रुक के चलते हैं। इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके प्रोसेसर के 4 हिस्से होते हैं, 3 रिजर्व होते हैं। रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो ख़त्म हो गया, DVR का मकसद ही ख़त्म हो गया ना, बैकअप ही नहीं आपको, ठीक है। इसका मकसद क्या है? रिकॉर्डिंग करना, दैट्स इट। मेन मकसद क्या है? रिकॉर्डिंग करना। अब ये जो है ना एक छोटा सा पार्ट होता है व्यूइंग का, और वो डाटा शीट में मेंशन होता है व्यूइंग कैपेसिटी कितनी है। इसको कहते हैं डिकोडिंग एबिलिटी। डिकोडिंग एबिलिटी, लाइव व्यू दिखाने की कैपेसिटी। अब वो रुक के चलता है, हम क्या करते हैं रेजोल्यूशन कम कर देते हैं, वो कम हो जाती है कैपेसिटी, चल जाते हैं फ्लुएंटली, भागने लग जाते हैं सही, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग में वो जी। अब जो है ना मकसद ये है कि NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, मकसद मेन क्या है? रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में मसले नहीं होने चाहिए। लाइव व्यू का मकसद नहीं है, कमिटमेंट नहीं है वो तो रेट और फ्रेम रेट अगर काम से जी। अच्छा अब जो है ना सबसे पहला ट्रिक यहाँ से जो करना है, किसी प्रोजेक्ट में आपको मसला आ रहा है कि रुक के चल रहे हैं कैमरे, और वो कहता है यार ला लो अपनी छैया, सही नहीं है। सबसे पहली ट्रिक जो आपने वहाँ पे यूज़ करनी है इफेक्टिव, वो क्या है कि सारे कैमरों को लाइव व्यू, ये लाइव व्यू है, ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये मेन लिखा हुआ है, मेन स्ट्रीम का मतलब है कि फुल कैपेसिटी में चल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने और जितने भी कैमरे हैं उनको सब स्ट्रीम पे कर देना, सारों को लाइव व्यू में।
अगर आपके कैमरे फर्स्ट क्लास हो जाते इस करने से, आप याद रखें आपके ना DVR में मसला है, ना XVR में मसला है, ना आपके NVR में मसला है। क्या किया आपने? लोड कम किया है और वो सही हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि लोड ज़्यादा है, लोड मैनेज नहीं हुआ हुआ, बैंडविड्थ मैनेज नहीं हुई हुई, जो कि नेटवर्क में है, जी स्विच की कैपेसिटी, NVR की इंटरनेट कैपेसिटी, प्रोटोकॉल की जो है, जो इसकी अपनी कैपेसिटी प्रोसेसर की वो ज़्यादा हुई हुई है। ये कैसे हो सकता है कि आपने लोड कम किया और सही चल जाता है? तो मतलब लोड का मसला है ना, लोड मैनेजमेंट का मसला है। वो कहाँ से होगा? वो उसी पेज से होगा, इनकोड से आम अच्छा, एक इशू ये रहता है ना कि नॉर्मली जो लोड सेटिंग होता है कि यहाँ पे लोग कैमरे के बाद दावा के लिए वायर की दावा की ली, लेकिन स्विच कितनी का ले लिया। अब हम लोग क्यों रेकमेंड करते हैं कि आप दावा स्विच लें? वो इसलिए करते हैं कि दावा स्विच जो स्पेशलाइज्ड है वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। जो नॉर्मल टीपी के स्विच होते हैं ना, वो डिफरेंट डाटा लाइक की तरह कंप्यूटर किसी ईमेल के लिए है या डिफरेंट नेटवर्किंग के लिए उसके लिए, लेकिन वो वीडियो प्रोसेसिंग जब उसके ऊपर होती है तो वो 10 दिनों के बाद 5 दिनों के अंदर लोड आना शुरू हो जाता है। जो हमारी स्विचेज है, दावा की जो स्विचेज है वो स्पेशलाइज्ड हैं इसीलिए कि वो वीडियो सर्विलेंस के लिए, वीडियो की जो डाटा उसकी प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे जिस तरह शुरू में बताया था आपको बात करने के, यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन है, मतलब आप अगर H.264 यूज़ कर रहे हैं या 265 यूज़ कर रहे हैं तो हार्ड ड्राइव ऐसी बचेगी, उसकी सेटिंग आपकी यहाँ पे है। जैसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं H.265 रखना है आपने, 264 रखना है या H.264 प्लस, H को कहते हैं हम H.264 प्लस या हाई, ठीक है जी। ये आपका फ्रेम पर प्लस नहीं है, 65 प्लस भी है। अच्छा, ये आ गया हमारा फ्रेम रेट, फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड से मतलब कि 1 सेकंड में कैमरा कितने फ्रेम कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी मुख्तलिफ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। मैक्सिमम लोग 25 हैं। 25 का मतलब है कि ये बिल्कुल लाइव इस टाइम चल रहा है। जो लाइव वीडियो की हम बात कर रहे हैं 25 स्टैंडर्ड फॉर पाकिस्तान है, तो वो आपका ये यहाँ पे दे रहा है, और इसी को हम फिर एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड रखते हैं तो आपकी जो केबल है, जो आपका स्विच है वो इतना होना चाहिए, और आपका सबसे मेन चीज़ आपका NVR इतना सपोर्टेड होना चाहिए कि आपने अगर 16 कैमरे लगाए हैं और 16 के 16 25 पे लगाए हैं तो आपको जो 4K वाला और वो जो हमने शुरू में इन्होंने पूरी आपको डिस्प्ले दी है उसके ऊपर पूरा आइडिया रहना चाहिए कि ये कितना प्रोसेस आपका कर सकते हैं। एक और चीज़ तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है VPR और CPR। अक्सर लोगों को ये इशू होता है जी कि जो वो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं ना, तो जो वो मेन फ्रेम पे पहुंचे ना रिकॉर्डिंग वाले, तो वो बंदा या तो बूस्ट इफेक्ट आ जाता है या फ्रेम मिस होता है। वो उसकी वजह होती है आपकी इस चीज़ की सेटिंग VPR और CPR। अब VPR और CPR क्या चीज़? सबसे पहले CPR कांस्टेंट बिट रेट। मैंने ये जो 409 MB है ना, ये मैंने कैमरे को एलोकेट कर दिया कि तुमने जो भी हो इतना 4 MB तुमने यूज़ करना है, सही हो गया। अब फॉर एग्जांपल अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कैमरे के सामने मोशन के ऊपर। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं अभी कैमरे के ऊपर, तो जो कैमरा ऊपर लगा हुआ है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट है, वो ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, इमेज ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है इस वक्त, सही है। अब वो क्या कर रहा है कि जिस टाइम मैंने उसको बता दिया कि भाई CPR के ऊपर तूने 4096 यूज़ करना है, लेकिन उसकी जो इस टाइम एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो फॉर एग्जांपल के 40 ज़्यादा हो गया, 6000 से बिट चाहिए। तो जब वो 4096 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जा सकता, जब तो मैंने फिक्स कर दिया हो, ठीक है। तो तब वो क्या होता है, मेरे फ्रेम्स मिस होते हैं। तब मेरे जो फ्रेम्स मिस होते हैं या वो जो बूस्ट इफेक्ट है वो उसके अंदर आ जाता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि जब भी वो जो VPR है, VPR का इस तरह नॉर्मली ये रहता है जी कि वेरिएबल बिट रेट। अगर आपका सीन नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये कैमरा बहुत कम आपका बिट रेट देता है, और जो सीन कॉम्प्लेक्स होता जाता है ज़्यादा तो वो उसके साथ इंक्रीज करता जाता है। इन दोनों के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। CPR का फ़ायदा ये है कि मुझे अपनी बैटरी के ऊपर कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्विच लगा हुआ है जिसकी डाटा स्पीड ही 50 Mbps है, इसके ऊपर नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने 10 कैमरों को 2 MB या 1 MB के ऊपर रख सकता हूँ यहाँ से कि इतना बिट रेट इसमें यहाँ से भेजना है, ठीक हो गया। नुकसान जो मैंने आपको बताया कि जब एक टाइम पे कैमरे के सामने सीन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो फ्रेम मिस कर देगा, सही हो गया। अब उस रिकॉर्डिंग और VPR का नुकसान क्या है मेरे पास, फ़ायदा क्या है मेरे पास कि इसमें फ्रेम मिस नहीं होते, कैमरा अपनी यूटिलाइजेशन के मुताबिक अपनी अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले जाएगा, ऑटो हो जाएगा, ठीक है। नुकसान क्या है कि मुझे अपनी बैंडविड्थ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे कैमरे मेरे स्विच में पावर ही जो है ना वो 50 Mbps है, 5 मेरे कैमरे चल रहे हैं VPR के ऊपर, सबका मोशन सबका सीन कॉम्प्लेक्स हो गया,
उसने फुल बीट रेट उठाया और मेरा पूरा नेटवर्क चौक हो गया, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। वहाँ पे तो सीन मिस हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा। सही है कि नहीं? तो ये एज ए इंस्टॉलर आपको अपनी जो डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि कितना मेरी डिवाइस कितनी कैपेबल है। उसी हिसाब से ना तो सारे CBR पे हों ना सारे VPR पे हों, अकॉर्डिंग टू द सीन आपको साइट के ऊपर अपनी सेटिंग करनी होती है। जहाँ पे सीन कम्प्लेक्स है ज़्यादा बीट रेट चाहिए वहाँ VPR, जहाँ पे सीन नॉर्मल है ज़्यादा उस पर नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप CBR या VPR आप उसी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल जो है सेटिंग है। अब देखें उबैद भाई ने एक चीज़ सेटिंग करवाई थी आपसे मेन मेन्यू के ऊपर के उन्होंने आपको मेन स्क्रीन से सब स्क्रीन मिलेगी, तो ये आपकी सब स्क्रीन है। तो आपका वहाँ पे 2 मेगा दोनों में आप डिफरेंस क्लियर कर दे रहे हैं, मेन और सब में। जब आपका होता है ना कैमरा एक उस पर होता है बड़ी स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करते हैं तो अपने पूरे रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है, मेन स्क्रीन मेन स्क्रीन पे आ रहा होता है। सही है, मेन स्ट्रीम में यूँ समझिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा 2 मेगापिक्सल फुल दिखा रहा है। सही दिखा रहा है। लाइव व्यू में भी रिकॉर्डिंग में तो हो रही है ना, सही। लेकिन लाइव व्यू में भी वो फुल रेजोल्यूशन अगर बिट रेट जो आप थोड़ा सा पुराने बिट रेट पे काम करना होगा। अच्छा वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए CBR के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया 40। ये बीट रेट उस वक्त मैटर करता है जब आप CBR यूज़ करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये जो बीट रेट है ये ऑप्शन है, सही है, ये उस वक्त मैटर करता है जब आप CBR यूज़ कर रहे हैं। CBR आप यूज़ कर रहे हैं और आपने कैमरे को कहा दिया कि 2048 कि तूने इतना बीट रेट यूज़ करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हर टाइम यही यूज़ करता रहता है। बीट रेट इतना बेशक सीन कॉम्प्लेक्स है सीन नॉर्मल है वो इतना बीट रेट उठाएगा आपका, वो इतना बीट रेट कंज्यूम करेगा। सही है, लेकिन अगर मैंने उसको यूज़ कर दिया VPR तब उसका क्या हो जाएगा, वो ऑटो हो जाएगा तब एज़ पर रिक्वायरमेंट वो लेगा। उसका ये नहीं होगा कि वो 2048 पे या 1024 पे उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके लिए फिर आपका स्विच और बाकी सिस्टम वो हैवी होता है। अब मैं आपसे कहने का मकसद ये है कि ये एज ए इंस्टॉलर हमारी कैपेबिलिटी होती है कि हम सीन को जज करें कि मुझे CBR कितना चाहिए, मुझे स्विच क्या पता होना चाहिए कि मेरा स्विच के जो स्टिकर लगा होता है ना उसके ऊपर आपको पूरा देख के नजर आ जाता है कि ये 100 Mbps इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेशन है। तो अब आपके एक जो कैमरा है ना, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल 16 पोर्ट का मेरा स्विच है 100 Mbps उसकी स्टिकर के बोला कि बैंड कैपेसिटी इसकी कितनी है, प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है 100 Mbps है। जो एक मेरा 2 मेगापिक्सल कैमरा ये 2 Mbps लेता है, ठीक हो गया। 16 मेरे कैमरे 16 to 32 Mbps। मैं थोड़ा आइटस रहने में चला जाता हूँ 40 Mbps मेरे कैमरा ही कंजप्शन होता है, ठीक है। बाकी कोई लोड आ रहा है उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ यार मेरे 16 कैमरे लग रहे हैं, ये मेरी स्विचिंग एबिलिटी है, आया ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरी प्रोसेसिंग हो सकती है नहीं। जब सीन कम्प्लेक्स होगा मेरे सारे VPR पे चलेंगे तो मैक्सिमम कितना लेंगे मैं आपको वो पूरा एक टूल है हमारा उसमें पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा कि किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ जो नेटवर्क लोड है वो। तो ये उस वक्त एज ए इंस्टॉलर हमारी कैपेबिलिटी होती है कि हम किस तरह साइट को देख के अपनी डिवाइस की सेटिंग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये हो गई। अब उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है स्मार्ट बैकअप के बारे में थोड़ा सा। सॉरी स्मार्ट बैकअप के बारे में। स्मार्ट बैकअप स्मार्ट बैकअप स्मार्ट मोशन डिटेक्शन ठीक है। वो आगे आएगा यही फंक्शन। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो अक्सर मुझे इसमें इंस्टेंट प्ले बैक है ना, इसमें कैमरा के ऊपर जो इंस्टेंट प्ले बैक आता है 5 मिनट्स का वो इसमें आता है। हाँ जी 5 सेकेंड वो बढ़ा भी सकते हो। सही। वो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक होती है ऑप्शन हमारे पास ब्लॉग्स होते हैं जो ट्रबल शूटिंग में बड़ी ज़रूरी है हमारे पास। अब होता इस तरह है कि वो जब आपने मुझे कॉल की, आपने कहा मेरा DVR मेरा XPR चल नहीं रहा, सारा कुछ हैंग हुआ पड़ा है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ स्विच, आप कहते हैं ठीक है। मैं पूछता हूँ हार्ड ड्राइव, आप कहते हैं ठीक है। मैं पूछता हूँ हाँ ये लॉक। मैं आपसे पूछता हूँ जी IP कॉन्फ्लिक्ट, आप कहते हैं नहीं है। मुझे कोई सब चीज़ हर चीज़ ओके नज़र आती है, मुझे कुछ नहीं पता होता कि आपका जो सिस्टम है उस पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखें मैंने आपको शुरू में एक चीज़ कही थी IP कॉन्फ्लिक्ट, तो उसने यहाँ पे लॉग डिटेक्ट किया हुआ है कि ये आपके सिस्टम में, इसलिए आपने जब सर्च किया क्यों सर्च नहीं हुआ, क्योंकि उसमें IP कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों की एक ही IP, दोनों की एक IP एग्जैक्टली कैमरे की वो एग्जैक्टली आ गई। एग्जैक्टली। फिर मैंने एक जगह पे आपकी वायर, ये वाली वायर उतारी थी आपकी, ये जो वायर है ना ये आपको दिखाने के लिए उतारी थी। तो उसने कहा था नेटवर्क डिसकनेक्शन इवेंट। तो मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको भी टेक्निकल हेल्प आपको चाहिए होती है, किसी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक तो आपकी जो लॉग्स हैं, इन लॉग की जो लास्ट लॉग्स आपके 5 मिनट के लॉग्स हैं उनकी पिक्चर, और एक आपकी जो फिल्मवेयर की जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसमें जाएंगे आपको पूरी एक फिल्मवेयर की डिटेल मिलेगी। ये 2 पिक्चर हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं जब भी आपको हमसे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक हो गया। अब देखें, क्योंकि हम लोग अभी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन हम सारे फीचर इस टाइम में डिस्कस नहीं करते। हम लोग जाते हैं AI के ऊपर, जो हमारा जो हमारा ट्रेनिंग सेक्शन का मेन वो है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ रही है IP की, किस तरह IP असाइन करना है, किस तरह जिसको डिटेल में खुद एक्सप्लोर करना है वो वीडियो भी देखिए, ताकि जो है आपको ज़्यादा क्लियरली, क्योंकि मैं हर चीज़ ये जाना हम 1 घंटे में नहीं समझा सकते, ठीक है। हम चीज़ें तो बता रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे मसले मसाइल हल हो सकते हो। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है वो जो हैंग हो रहा हो इशू, ठीक है, तो उसके लिए आप लो करेंगे, लोड देखें, अगर सही चल रहा है तो मतलब लोड का ही मसला है, मैनेजमेंट का, बैंडविड्थ का मसला हो सकता है, रेजोल्यूशन का मसला हो सकता है, फ्रेम पर सेकंड का मसला हो सकता है, और CPR VPR का मसला हो सकता है, ठीक है। अब हम जाते हैं AI फंक्शन। शुरू में हमने आपको कहा कि फीचर डिटेक्शन होती है, फीचर रेकग्निशन होती है, और हमने जिस NVR पे ट्रेनिंग दे रहे हैं ये नेक्स्ट वीक में आपको स्टॉक में मिलेगा, ये भी ऐसे ही है ना सर? जी आई सीरीज एक फीचर हमारे XVR में भी होगा, NVR में भी यही है। जो फीचर हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि आपको I2 सीरीज में जो आपको 1 2 3 4 से ज़्यादा अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट सीरीज हमारी डिस्कस पे मिलेगा तो हमारे पास मिलेगा। ठीक है जी। सबसे पहले मेन्यू आपको सिंपल सामने नज़र आ रहा है आपको AI का एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। डिवाइस जो है वो खुद इतनी इंटेलिजेंट है कि वो चीज़ों को देख के डिसाइड कर सकती है। ठीक है, हम AI पे चलेंगे। अब आप अगर AI पे देखें तो आपको यहाँ पे ऊपर आपको पैरामीटर और डेटाबेस 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हम चलेंगे पैरामीटर के ऊपर फेस डिटेक्शन। अब फेस रिकग्निशन करने के लिए सबसे पहले डिटेक्शन इनेबल होना जरूरी है। अगर कैमरे के अंदर डिटेक्शन इनेबल नहीं है ना, और मज़े की बात, इससे पहले आपको एक मज़े की बात, ये जो हमारे पास 4216 अभी जो NVR लगा -I है, ये NVR है, ये एक चैनल सिंपल कैमरा आप लगाएंगे ना तो एक चैनल पे आपको सारे इंटेलिजेंट फीचर देगा। ये 2 चैनल पे देता है, 2 चैनल पे इंटेलिजेंट फीचर देता है आपको। लेकिन हमारे कुछ कैमराज आते हैं, जिस तरह ये हमारा एक कैमरा है, इसकी मॉडल के साथ भी I लिखा हुआ है। ये खुद कैमरा भी इटसेल्फ इंटेलिजेंट है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप 16 के 16 जो है ना उसके चैनल के ऊपर डिफरेंट जो है ना इंटेलिजेंट फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जी बिल्कुल। और इसकी भी डिटेल मैंने अभी रिसेंटली परसों डाली है YouTube के ऊपर। इसके अंदर सेलेक्ट कैसे करना है कि अगर कैमरा नॉर्मल है DVR कौन सा लेंगे, कैमरा अगर इंटेलिजेंट है तो DVR कौन सा लेना है, NVR कौन सा लेना है, ये सारा मैंने उसमें डिटेल में दोनों की मैचिंग कैसे करनी है वो मैंने उसमें वीडियो में सारी डिटेल दी है। ठीक है, तो वीडियोस नई आती रहती हैं, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के हफ्ते के बाद एक नई वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप रेगुलर सब्सक्राइब कर लें, वो आपको नोटिफिकेशन खुद खुद आता जाता है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको अपना D1 के ऊपर इनेबल किया। रूल सेटिंग में जाऊंगा। अब ये मुझे दो चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा मैक्सिमम साइज़ और ये कह रहा है मिनिमम साइज़। तो ये डिटेक्शन जो है, इससे कोई छोटी चीज़ होगी तो उसको चेहरा आएगा तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। इससे कम से कम चेहरा बड़ा होगा और इससे बड़ा किसी का चेहरा आया तो ये हमारा डिस्टेंस है। इसीलिए अगर मैं कैमरे को इधर लगा दूँगा ना वो फिर उसी हिसाब से नजर आएगा। ये बेसिकली जो आप बताने का मकसद वो ये है कि एक बिल्कुल प्रॉपर एंगल पे और प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए जहाँ से आपने डिटेक्ट करवाना है उसका मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़। लेकिन अगर हमने कैमरा हाइट पे लगा दिया जिस तरह वो कॉर्नर पे लगा हुआ है, वो जरा जूम वाला लगा दे, मुश्किल, जूम वाला लगा उसको जूम करके जूम वाला लगा दे, जूम करके गाड़ी में कर देते हैं। यार गाड़ी का कपड़ा उतारे या जी जी, बोले ये फिक्स लेंस में तो एक जगह पे फिक्स हो गया ना, फिर तो आपका रिजल्ट सही नहीं मिलना, फिर मोटराइज वाला लगाना पड़ेगा। तो मोटराइज वाला बेस्ट है कि यानी सोल्यूशन में ही मोटराइज दे दें पहले। इसके साथ कितने मोटराइज लगा सकते हैं? सारे मोटराइज हैं। ठीक है जी, ये मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ प्राइस आउटडोर में भी आता है। बड़े जगह कैमरे आते हैं, आप यूज़ तो करेंगे। अच्छा, ये आपके मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसको हम जो पर्सन जिसको हम कर रहे हैं उसका इतना होगा। अच्छा, स्केड्यूल के हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि ये फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम हम लोग हमें डिटेक्शन चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो वो स्केड्यूल भी हम लोग कर सकते हैं उस हिसाब से। अगर डिटेक्शन हो तो PTC लीकेज, मेरा को PTC लगा तो मैं चाहता हूँ जो ही कैमरा डिटेक्ट किया साथ में PTC का प्रीसेट भी PTC वहीं पे आ जाए, वहीं पे आ जाए। बजर अगर आपको चाहिए तो वो आपको बजर भी देगा, उसके ऊपर अलार्म भी देगा। आपको अलार्म ईमेल करनी है तो आपका ईमेल, क्योंकि यहाँ से ईमेल इनेबल करेंगे फिर ईमेल खुद कॉन्फ़िगर करने का एक पूरा ऑप्शन है, तो वो आप जो वैसे ही सारी वीडियोस में अवेलेबल है।
वहाँ करेंगे और ये आपका यहाँ पे बस, तो यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे इसको इनेबल किया, सेटिंग रोल किया और इसको अप्लाई कर दिया। ये अभी तक की बात है, सही है। वैसे जो है ना नॉर्मली अभी तो ये दिखा रहे हैं ना आपको, लेकिन इनेबल करके अप्लाई किया, ओके ओके हो गया बस। कितनी मुश्किल थी सेटिंग यार। मतलब मैंने ज़्यादा चीज़ें पाई हैं। क्या एक्सप्लोर करने का मतलब था कि बताई सारी हैं, पता होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इनेबल अप्लाई, दैट्स इट। सारी वो कर देगा जी उसका आपको वापस है नहीं, अभी उसमें लाइव राइट क्लिक, आपने राइट क्लिक करके एआई मोड में, ये एनवीआर में भी डीवीआर में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी देखिए फिल्टर साइज जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक बंदे को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हार्ड ड्राइव में भी अभी जो है इधर पिक्चर्स आना शुरू हो गए, इसमें हार्ड ड्राइव नहीं है। अच्छा अभी जो है ना ये तस्वीर आ रही है, ठीक है, ये जो आती है फ्लैश के अंदर। अच्छा अब मैं क्या करूँ, वो जो है ना फिल्टर साइज जो है ना इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ, मज़ीद छोटा कर दिया, ठीक है। अब जो है अप्लाई करता हूँ, अब देखिए, ये देखिए, जितना आप इसको छोटा करोगे वो सबको डिटेक्ट ये देख रहे हैं, स्पीड देखें आप स्पीड देखें कितना फर्क पड़ गया है। तस्वीरें देखिए टकाटक, जो कह रहे हैं कि मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, देख रहे हैं। दूसरे लफ्जों में 10 बंदे अंदर आए अगर कोई, सर 16 तक कर सकते हैं, 16 तक 1 सेकंड में कर सकते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये तो था फेस डिटेक्शन, डिटेक्ट करके क्या करें, स्टोरेज, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता। अब आप बताएंगे फेशियल रिकग्निशन कैसे। पहला स्टेप ये डिटेक्टर इनेबल होगा तो रिकग्निशन इनेबल हो सकता है। अब यहाँ से इसी को मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसको ऐड, ये वो सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये उसकी वीडियो भी है उतरे सेकंड की, लेकिन वो अगर हमारे पास अभी हार्ड ड्राइव में नहीं है, वो यहाँ से क्लोज भी कर रहा जी, है जी। बंदे को, जूम कर देता है, zoom तस्वीर करते हैं। जूम करते हैं, लेकिन वो डिजिटल जूम होता है। वो डिजिटल। अच्छा इसी पिक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड टू डेटाबेस में आपको डेटाबेस बनाने का वहाँ पे कुछ निकाल पाते हैं, फोल्डर नहीं करना फोल्डर बनाने का रेकग्निशन। अब हम चलेंगे रेकग्निशन क्या था, ठीक है जी। यहाँ से हमने तो किया इनेबल और अप्लाई। अच्छा इसमें 2 मोड हैं, एक है स्ट्रेंजर मोड, यानी कोई रिकग्नाइज ना हो तो उसको लिख देगा स्ट्रेंजर, खुद ही लिख देगा कि ये बंदा मेरे पास नहीं है ऐड, तो ये स्ट्रेंजर हो गया, ठीक है। उसका भी अलार्म आप बुलवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाटा सेंटर के बाहर लगा रहे हैं आप, तो उधर अनऑथराइज नहीं है ना पर्सन, तो स्ट्रेंजर जैसे ही डिटेक्ट होगा अलार्म आ जाएगा। तो ये भी इसमें अवेलेबल है, ये स्ट्रेंजर मोड है, मैं इनेबल करता हूँ ना, अप्लाई करता हूँ उसे। अब क्या करेगा, ये जो तस्वीरें नहीं खींचेगा ना, इधर जो है आप स्ट्रेंजर मार्क कर दिया, ये देखें स्ट्रेंजर मार्क कर दिया, कि यानी इसका मतलब है कि मेरे पास डेटाबेस में ये बंदे नहीं है, अलार्म भी बुलवा सकता हूँ, इस पर कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसी स्ट्रेंजर में से जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैं डेटाबेस बनाता हूँ, कि ये पिक्चर मैं सेव कर, आपका नाम कैसा है, खालिद साहब की पिक्चर मैं डाल देता हूँ डेटाबेस में, कि मेरे पास पता है मुझे खालिद साहब रोज़ आने जाने वाले हैं या मेरे स्टाफ में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐड टू डेटाबेस करूँगा, लेकिन अभी डेटाबेस बनाई नहीं है। अभी डेटाबेस कैसे बनानी है, आपने एआई में गए, एआई में नीचे ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस का, एनवीआर में डीवीआर में दोनों में सेम है मेथड, ठीक है। डेटाबेस में गए, मैं इधर बनाता हूँ, एक ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टाफ, कि स्टाफ के जो भी लोग हैं इनकी पिक्चर इधर सेव करा दूँ, ठीक है। ओके किया, ये स्टाफ ऐड हो गया, ठीक है। इसमें डिटेल पे क्लिक किया, इधर जो है आप यूएसबी लगा के भी तस्वीर अपलोड कर सकती हैं, कि मैं खालिद साहब की तस्वीर मेरे पास नहीं है, मैं अपलोड करता तो यूएसबी लगा के उसमें क्या करता हूँ, रजिस्टर करूँगा, यहाँ से यूएसबी लगा के तस्वीर अपलोड करूँगा और उनका नाम लिख देता हूँ खालिद, ठीक है। तो वो सेव करूँगा तो ये तस्वीर सेव हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम खालिद साहब आएंगे तो ये बताएगा कि खालिद साहब आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्योंकि मेरे पास वो यूएसबी वाला तो नहीं है, मैं कर रहा हूँ लाइव व्यू से ऐड, लेकिन उससे पहले डेटाबेस तो बना लिए मैंने, लेकिन ये किस कैमरे को मैंने असाइन करनी है ये भी तो बताना है ना, इसको काम सोच इस कैमरे को असाइन करवानी है मैंने, क्योंकि मैंने एनवीआर के बाद तो डाटाबेस बन गई कि कैमरा कौन सा हो जो डिटेक्ट करके बताए कि खालिद साहब आएगा। 2 कैमरों की गुंजाइश है इस वाले एनवीआर में जो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं पैरामीटर में बात करूँगा, एक तो फेशियल रिकग्निशन इनेबल किया, स्ट्रेंजर मोड भी इनेबल है, जनरल नहीं ला रहा, यानी
खालिद साहब की वो जो स्टाफ की डेटाबेस है मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। ओके किया और अप्लाई किया, ठीक है। और ये D1 चैनल के ऊपर मैंने, क्योंकि फेस डिटेक्शन जिस पे उसी पे जो इंट्रेंस पे लगा उसमें जी। अच्छा, अब ये मुझे कह रहे हैं कि सिमिलरिटी कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ कि खालिद साहब की पिक्चर के साथ 80% मैच हो जाए ना तो मुझे बता देना, इससे नीचे हो तो मैं बताऊँ। हो सकता है मैं अगर 50 ही चल लूँ खालिद साहब को सलमान भाई के साथ भी मैच कर दे, तो 80% में आपको पता चल जाता है कि ये बंदा है या नहीं है। मिनिमम 80। 80% में पता चल जाता है, यस और नो पता चल जाएगा ना। एक कैमरे को लगता है 80% ये खालिद साहब है, तो इससे ना, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। फिर ट्रिगर क्या कराना है, अलार्म लगाना है, बजर लगाना है कि खालिद साहब डिटेक्ट हो तो लाइट ऑन हो जाए, रेड लाइट ऑन हो जाए, ब्लैक लिस्ट है, खालिद साहब अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम सारे काम करवा सकते हैं। अप्लाई किया और जो है यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है। अब जो है ये डेटाबेस तो असाइन होगी, लेकिन डेटाबेस में पिक्चर नहीं डाली खालिद साहब की। अब तो मैं कैसे करता हूँ, खालिद साहब की पहले तस्वीर नीचे ये पिक्चर है, जैसे ऐसे है हाफ, आपको फुल पिक्चर डालनी चाहिए, ठीक है। हम टेस्टिंग से देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ऐड टू डेटाबेस,